हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द प्री सीन एनालिसिस। यहाँ पे हम इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस और डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। मील किट इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस होते हैं, उनके क्या डेवलपमेंट्स अक्रॉस ईयर्स हुए हैं। ऑल दीज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट। फर्स्ट, इंटेंस कंपटीशन। ये तो हमने भी देख लिया था कि बहुत इंटेंस कंपटीशन है इस पूरी इंडस्ट्री में। अब इसकी और डिटेल भी देख लेते हैं। There are already several meal kit businesses operating in Ireland, and one of these, Freshie, is a large internationally renowned business with large corporate backing. That is why Freshie is at number one. और क्योंकि ग्लोबल है और इंटरनेशनली भी रिनाउंड ब्रांड है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट कस्टमर के माइंड में ब्रांड नेम को लेके आता है। ऑल्सो द हीट एंड ईट मार्केट इज पॉपुलर विद कस्टमर्स इन आइलैंड। सो हीट एंड ईट ये आपका कॉम्पिटिटर है। ये बिजनेस मॉडल या फिर ये प्रोडक्ट आपके लिए एक कंपटीशन पोज कर रहा है। हीट एंड ईट में क्या होता होगा? तो आप तो जो एमसी दे रहा है, जो फ्रेशी दे रहा है, ये तो दे रहा है कि हम आपको रेसिपी देंगे, आप कुक कर लो और फटाफट से कुक हो जाएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ दे रहे हैं। जबकि हीट एंड ईट में होता है सब कुछ रेडी है, आपको सिर्फ गर्म करना है। दैट इज क्विकर. But somewhere, yes, we can talk about the health benefits of fresh and nutrient filled food, which is given by these meal kit businesses. तो heat and eat तो इनका competitive product है यहाँ पे। Heat and eat meals are different from the meal kit boxes in that they are fully prepared meal. यानी ये पूरी तरह से prepared है और कस्टमर को सिर्फ इनको गर्म करना है अवन में या माइक्रोवेव में, and they are ready to eat. आगे, देयर इज नो नीड फॉर द कस्टमर टू अंडरटेक एनी प्रिपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। यानी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में प्रिपरेशन में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं जो हीट एंड ईट प्रोडक्ट्स अब ऑफर कर रहे हैं, एंड देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ इट। दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट के लिए एक चैलेंजिंग प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है, दैट इज द हीट एंड ईट मील्स। इसके अलावा इन एडिशन, supermarkets have recognized the threat posed by online meal kit businesses, and some supermarkets have recently started offering their own lines of meal kit options in store and online. So, now this is another threat coming for you. So, I have threat one here, that is heat and eat meals. The second threat is the supermarkets. They have started offering their own lines of meal kit options. Now what is happening is, understand this problem, this is very practical oriented problem. सुपरमार्केट्स को जब ये लगता है कि भाई मील किट खूब बिकते हैं, तो वो खुद भी अपने नाम से ही, अपने ब्रांड नेम के अंडर ही मील किट ऑप्शंस अपने स्टोर्स में, ऑनलाइन, दोनों जगह ये ऑप्शंस देने लग जाते हैं, ऑफर करने लग जाते हैं। नाउ प्रैक्टिकली लेट मी शो यू वन एग्जांपल हियर कि क्या हमने ऐसा सचमुच में कहीं देखा है। बिल्कुल देखा है। ये मोर स्टोर है। यहाँ पे this is a supermarket where you can buy groceries, you can buy clothes, you can buy plastic material, you can buy utensils, many things. So this is a supermarket. अब मोर में लेट्स सपोज एक मतलब मैं आपको जो बता रही हूँ दैट इज अ रियल एग्जाम्पल। राजधानी की दाल मिलती है। शुरुआत ऐसे हुई कि राजधानी और अदर ब्रांड्स की दाल इन्होंने रखनी शुरू करी। When they saw that the profit margin is good and then it can be further enhanced, they launched their own brand of dal. Not even dal, ये बहुत सारे मसालों में भी आ गए। And this is what is being quoted in the question. जब सुपरमार्केट्स को ये चीज दिखती है कि भाई एक पर्टिकुलर आइटम बहुत डिमांड में है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है पास्ट में भी कि सुपरमार्केट्स अपने खुद के ब्रांड के अंडर यही प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। यानी आपके लिए अब कंपटीशन सिर्फ इतना सा नहीं है कि यहाँ पे जो कंपटीशन आ रहा था, सिर्फ यही कंपटीशन नहीं है हीट एंड ईट वाला। नाउ यू आर गोइंग टू फेस सुपरमार्केट्स के खुद के बनाए हुए मील किट ऑप्शंस भी अब ऑनलाइन बिक रहे हैं, उनके स्टोर्स में बिक रहे हैं। दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो इन दोनों थ्रेड्स को लिखना। अगर प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की बारी वैसे तो पक्का आएगी क्वेश्चन में, इन दोनों पॉइंट्स को भूलना नहीं। एसबीएल के एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज यू नीड टू मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल। जो एग्जामिनर ने दी है इंफॉर्मेशन को यूज करना है आपको। यानी सारी इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं तो प्लेस करना है। तो वील यूज दिस अंडर द थ्रेट पोजिशन
कि कंपनी के लिए ये 2 चीज़ें काफ़ी बड़ी थ्रेट प्रूव होती हैं। अब दूसरा चैलेंज जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही है दैट इज़ रिलेटेड टू कस्टमर रिटेंशन, यानी कस्टमर टिकता नहीं है। तो पहले तो कस्टमर अट्रैक्शन और एक्विजिशन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मील किट बिजनेसेस के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने बेनिफिट्स उसको ऑफर करते हो, मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया कवरेज होता है, ऑनलाइन चैनल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप एक नया आइडिया दे सकते हो विच इज गोइंग विद द प्रेजेंट लाइफ। इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर सकते हो जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर देयर हु टॉक अबाउट हेल्थ, healthy, remaining healthy, choosing the correct diet. You can um, get a collaboration done with them, and you can do social media advertising using the influencers, even dietitians. Dietitians के साथ भी कोलेट करके, इनके साथ कोलैबोरेट करके, you can the business can actually do wonders if the dietitians start telling you कि आप ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। अब आदमी ऑब्वियसली जो काम कर रहा है वो तो ये सोचेगा कि यार मैं क्या क्या बनाऊंगा यार। तो दीज मील किट्स दे कैन सपोर्ट द डाइटिशियंस मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट और द कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट, उसको भी फुलफिल करने के लिए इस तरीके से भी एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट, ओके, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू दे आर it is easy to attract and acquire the customer, but customer retention is difficult for most businesses. So you remember the customer, the CRM मॉडल था, वो यहाँ पे रेफर करने की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज कस्टमर को सेल, रीसेल, क्रॉस सेल वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है। सो मार्क दैट कि कस्टमर रिटेंशन प्रॉब्लम है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन बी अ केस टू आंसर इन द एग्जाम। ठीक है, कस्टमर रिटेंशन ये डिफिकल्ट हो रहा है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, जहां पे मेजॉरिटी कस्टमर्स बड़ी जल्दी जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर डिस्काउंट चाहिए होता है, उनको कॉम्पिटिटर्स से ऑफर्स मिल जाती हैं, और कईयों को सब्सक्रिप्शन सर्विस बहुत एक्सपेंसिव और बहुत रेस्ट्रिक्टिव लगती है। आ गई वही बात, हम बात कर रहे थे ना, कि सब्सक्रिप्शन कई लोगों के लिए बहुत महंगा भी हो सकता है, और उनको रेस्ट्रिक्टिव ऐसे भी लगता है कि यार मैं तो महीने भर के लिए फंस गया आपके साथ। यानी आपको सब्सक्रिप्शन का ऑल्टरनेटिव देना होगा। मार्क करो इसको भी, सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव टू सब्सक्रिप्शन मॉडल। या फिर सब्सक्रिप्शन ही रखना है तो सब्सक्रिप्शन को इतना फ्लेक्सिबल कर दो कि 2 साल तक में आप कभी भी इसको यूज कर लेना। एटलीस्ट दैट फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी गिवन टू द कस्टमर। अब एक वर्ड आता है कस्टमर चर्न। कस्टमर चर्न, कस्टमर का खो जाना बहुत हाई है, कस्टमर वापस लौट के ही नहीं आता। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस इंडस्ट्री। और इसके स्टैटिस्टिक्स और भी भयानक है। दे हैव गिवन दिस स्टैटिस्टिक कि लेस देन 25% ऑफ द सब्सक्रिप्शंस लास्ट मोर देन 6 months। अगर 100 सब्सक्राइबर्स हैं, 25 से कम 6 महीने से ज्यादा टिकते हैं। तो दैट इज अ वेरी टफ नंबर एक्चुअली। तो कस्टमर चर्न, ये कस्टमर को रोक के रखना बहुत मुश्किल हो रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। दैट इज वेरी पुअर इन दिस इंडस्ट्री। रिटेंशन इज अ मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब रिटेंशन के लिए आइडियाज पूछे जा सकते हैं। क्या करोगे आप अवार्ड्स या पॉइंट सिस्टम रख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर पे, जैसे हमने डिनर ली की वेबसाइट पे देख रहे थे हम, उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर पे कुछ एक रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम या क्रेडिट पॉइंट सिस्टम रखे हुए थे। उसके अलावा बिग डिस्काउंट्स कैन बी ऑफर्ड ऑन बिग ऑर्डर्स। तो कुछ ना कुछ समथिंग हैज टू बी डन टू प्रमोट द कस्टमर कि आप हम ही से ही लो। तो दीज थिंग्स कैन बी गुड फॉर द बिजनेस टू रिटेन द कस्टमर। कस्टमर आपकी तरफ लॉयल कब होगा? जब आप अफोर्डेबिलिटी के साथ उसको क्वालिटी दोगे। तो वो दोनों चीजों पे फोकस करो। बी वोकल अबाउट योर क्वालिटी, एंड you should see a change in the customer retention. Next problem, that is logistical complexity. So this I was also wondering कि जब आप एक बॉक्स बनाते हो किसी मील किट के लिए, उसमें आपको मसाले वाले सप्लायर से भी बात करनी है, वेजीज वाले से भी बात करनी है, पास्ता वाले से भी बात करनी है। यानी इतने सारे सप्लायर्स होंगे, और उनके लॉजिस्टिकली उनको मैनेज करना एक्चुअली बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? आप लॉजिस्टिक का मतलब हो गया खरीदना, यानी परचेजिंग, देन स्टोरिंग इट इन अ वेयर हाउस, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट,
ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉजिस्टिक्स के अंडर आती हैं। अब जब विद द नीड टू ऑफर वाइड वैरायटी ऑफ मील किट्स, डिलीवरी ऑप्शंस आप बहुत सारे दे रहे हो, आप फ्रेशेस्ट रेंज ऑफ इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करते हो, मील किट बिजनेसेस बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इंग्रेडिएंट सप्लायर्स के साथ बिजनेस करते हैं। ये तो बात हो ही रही है ना, मसाले वाले के साथ भी आपको बिजनेस करना है, यू हैव टू डू विद द सुपरमार्केट आल्सो, जहाँ से हम पास्ता जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके साथ भी आपको सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है। तो ये बिजनेस रिलेशनशिप हंड्रेड्स ऑफ सप्लायर्स के साथ चलते हैं। अब इससे सप्लायर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, क्योंकि सप्लायर मैनेजमेंट यहाँ अगर गड़बड़ हुई, आप अपने बॉक्स में एक आइटम मिस करके नहीं भेज सकते कि जी एक सप्लायर से सामान, ओ शिट हम ऑर्डर करना ही भूल गए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके एक मील किट में वो एक आइटम ही गायब हो गया। दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू टू डू। ठीक है? तो कंटिन्यूअसली आपको सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि फ्रेश से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स कस्टमर के ऑर्डर्स के लिए आए, आप उनको प्रोवाइड कराएं वेन एवर द कस्टमर्स आर डिमांडिंग एनी मील किट। So the main trouble here is coming that logistically it is a very complex business model. I am expecting यहाँ पे हमें पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चैलेंजेस को कैसे आप दूर करोगे, यहाँ पे आपसे एक एडवाइस मांगी जा सकती है। अब इसमें ये भी मैं सोचती हूँ कि आईटी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते, हालांकि ठीक है, दे हैव अ सिस्टम, दे हैव अ रिलेशनशिप, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम टू एंश्योर द स्मूथ रिलेशनशिप्स विद द सप्लायर्स, बट फिर भी आईटी यूज करके इसका फर्दर मैनेजमेंट किया जा सकता है। कैसे? आप डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज कर सकते हो। डिलीवरी रूट कैसे ऑप्टिमाइज होगा? लॉजिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। कस्टमर को क्या चीज डिलीवर होगी, किस रूट पे कौन डिलीवर करेगा, जैसे स्विगी जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनके जोन्स एलोकेटेड होते हैं। नाउ समबडी हु इज सिटिंग एंड एलोकेटिंग, वो क्या फोन कर करके एलोकेट करता होगा? इनको किसी ऐप के थ्रू बताया जाता होगा कि एक ऑर्डर यहाँ से आया है, दिस इज नियरेस्ट टू यू, दिस कम्स अंडर योर जोन, सो फटाफट जाके यहाँ पर डिलीवर करके आओ, ये आपका पिकअप पॉइंट है और यहाँ पे जाके आप डिलीवर करके आओ। ये स्विगी जोमेटो की बात है जो फटाफट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में डिलीवर करते हैं। और इन लोगों के लिए डिलीवरी रूट्स अगर ऑप्टिमाइज्ड होंगे, तो ये अपने ऐप के थ्रू देख सकते हैं कि कौन सा एजेंट किस एरिया में कोई भी मील किट को डिलीवर कर पाएगा। तो दैट रेगुलेशन कैन बी डन थ्रू आईटी। उसके अलावा वेयर हाउस के ऑपरेशंस को आप मैनेज कर सकते हो यूजिंग द आईटी। कौन सा सामान कहाँ से नहीं आया, किस सप्लायर से नहीं आया, किस किट में कोई चीज़ की कमी है, वो सारी चीज़ें वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंडर आ जाएंगी। अब इसको ऐसे भी देखो, आप लेट्स सपोज आपने अपना मेन्यू बना दिया, मेन्यू में जो जो चीजें हैं, वो कुछ चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी है उसको तो एटलीस्ट आप अपने वेयर हाउस में स्टोर कर ही सकते हो ना। तो वेयर हाउस में क्या क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं, कौन सी चीज उसमें से कम पड़ गई है, वो सारी चीजें आप वेयर हाउस मैनेजमेंट के अंडर डाल सकते हो थ्रू एन आईटी सिस्टम। जहाँ पे अगर जैसे लगेगा कि भाई पास्ता जो काफी टाइम तक चलता है, पास्ता की क्वांटिटी गिर रही है या पास्ता की क्वांटिटी कम हो गई है, तो फटाफट ऑटोमेटिकली सप्लायर के पास उसका ऑर्डर हो जाए। ठीक है? टाइमली डिलीवरी कराना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके अलावा अब ये फूड सेफ्टी और इंक्रीजिंग रेगुलेशंस में भी हम आईटी कैसे यूज करेंगे, हम उस पे भी अभी आएंगे। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ ये देख सकते हो, इधर जो ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर हम रियल टाइम ट्रैकिंग भी कर सकते हैं उसकी। आईटी कैसे यूज करोगे? रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर्स। आज ऑर्डर प्लेस हुआ तो ऐप पे ही दिखना चाहिए कि इसका स्टेटस क्या है। packaged from the supplier's place, packaged from the warehouse. Now from the warehouse, it is moving to the customer's place. It is on the way, will reach to the customer's place tomorrow. Something like this. The tracker should be there on the app. ठीक है? तो ये चीजें आईटी यूज करते हुए the question can ask you to give some suggestions on improving the logistics of this business. Now, similarly, कोऑर्डिनेशन ऑफ कस्टमर डिलीवरीज इज कॉम्प्लेक्स। हाँ, ऑब्वियसली जब इतने सारे कस्टमर्स, अलग अलग चीजें, बहुत वाइड वेराइटी ऑफ आपकी मेन्यू है, तो उसमें कस्टमर डिलीवरीज कौन कब कहाँ जाएगा कैसे होगी, दिस एक्चुअली वुड बी अ हसल। इसमें बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर में। यहाँ बार बार आईटी की बात आ रही है। ठीक है? जिसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये लोग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सप्लायर के साथ मेंटेन करते हैं। लॉजिस्टिक सप्लायर क्या होता है, पहले ये समझो।
एक कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन संभालती है, एक कंपनी जो वेयरहाउस में आपका सामान रखेगी, वेयरहाउस आपका नहीं है, वो स्टोरेज आपको प्रोवाइड करती है, या एक कंपनी है वो वेयरहाउस प्रोवाइड करती है, उसके बाद में आपको पैकेजिंग सर्विसेज दे देगी और डिस्ट्रीब्यूशन दे देगी, आप कस्टमर तक पहुंचा दो। ये सारी चीजें लॉजिस्टिक्स होती हैं। तो लॉजिस्टिक्स का एक अलग सप्लायर है इस इंडस्ट्री में, यानी यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो खुद ये लॉजिस्टिक्स हैंडल नहीं कर रही हैं, उनकी सप्लायर चेन या फिर उनके वेयर हाउसेस खुद के नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद नहीं करते हैं। लॉजिस्टिक्स के सप्लायर हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ये थर्ड पार्टीज हैं। मुझे ये बहुत बड़ी चीज लग रही है, क्योंकि इस चीज को आउटसोर्स करना या थर्ड पार्टी को देना, आई डोंट फाइंड दिस टू बी अ गुड आइडिया। आउटसोर्सिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स, मुझे ये थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक्स, आउटसोर्सिंग पे कौन सा वाला मैट्रिक्स लगता है? यू हैव टू रिवाइज दैट। इज इट हार्मन्स मैट्रिक्स? जो भी लगेगा वो इस पे आपको रिवीजन करना है। हमारा कोर बिजनेस क्या है? क्वालिटी मेंटेन करना। अब अगर वेयरहाउस को आपने किसी और को दे दिया और उस वेयरहाउस में करेक्ट टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, पुराने सामान के साथ ही किट बन के चली गई आगे, या फिर सामान खरीदा हुआ, चलो किट में तो आप चेक कर लेते हो कि भाई ये क्या सामान भेज रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो सामान रखा आधे से ज्यादा सामान खराब हो गया उस वेयरहाउस में, क्योंकि वेयरहाउस की हालत ही ऐसी हो रही है। तो वेयरहाउसिंग आपने किसी और को दे रखी है, दैट समवेयर आई फील दैट दिस शुड नॉट बी आउटसोर्स, इट शुड बी केप्ट इन हाउस। वेयरहाउसिंग एटलीस्ट इन हाउस होनी चाहिए, क्योंकि अब आगे हम फूड सेफ्टी की बात करने वाले हैं। तो जहाँ पे यार आप मील किट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो फ्रेश के ऊपर आप बहुत बातें कर रहे हो, तो फ्रेश को फ्रेश रखना, ऐसा तो नहीं है ना सीधा सप्लायर से खरीद के लेके आओगे और सीधा ही ले जाओगे, थोड़े टाइम तो खुद भी रखोगे। सब्जी हो सकता है कोल्ड स्टोरेज में रखनी पड़े, तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा। तो कोल्ड स्टोरेज के लिए अगर आईटी यूज करनी हुई तो आप सेंसर्स यूज कर सकते हो जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ये सेंसर्स होते हैं हर बड़ी कंपनी में, जहां पे भी पेरिशेबल आइटम्स रखे होते हैं एंड इट इज बिग चेन, वहां पे सेंसर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि क्या टेम्परेचर चाहिए इस सामान को, और वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। जैसे ही वो टेम्परेचर उससे नीचे जाता है वो अपने आप अलर्ट देता है, ताकि सुपरवाइजर आके उसको चेक कर सके कि टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है। तो दिस शुड बी एनेबल्ड। और यहाँ पे हरमन्स मैट्रिक्स हम डाल सकते हैं कि भाई आउटसोर्स या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स नहीं जाना चाहिए इसमें। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन किसी को दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हो सकता है, लेकिन वेयर हाउसिंग इज समथिंग, स्टोरेज इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो इसके ऊपर बात आ सकती है। फ्रॉम माई साइड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी आउटसोर्स्ड बट नॉट स्टोरेज। आगे चलते हैं फूड सेफ्टी और इंक्रीजिंग रेगुलेशंस की तरफ। मील किट्स, they include a wide variety of perishable food including meat, fish, eggs, dairy products जैसे मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया। अगर इन प्रोडक्ट्स की, इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स को सुटेबल पैकेजिंग चाहिए होती है, इनका स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन जरूरी होता है। आ गई वही बात, आप रेफ्रिजरेट कैसे करते हो, स्टोर कैसे करते हो, किस टेम्परेचर पे रखते हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। क्यों? एक क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है अगर इनका प्रॉपर रेफ्रिजरेशन या स्टोरेज नहीं हुआ तो। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज सॉल्ट है। आप नमक को अगर किसी मॉइस्चर वाली जगह पे रख दोगे तो वो नमक बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो स्टोरेज बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ जेल नहीं करता इफ यू डू नॉट डू इट वेल। स्टोरेज हैज टू बी प्रॉपरली डिसाइडेड, प्रॉपरली लुक्ड अपॉन, क्योंकि बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं, आप बनानास को अगर फ्रिज में तेज टेम्परेचर में रख दोगे वो खराब हो जाएंगे, लेकिन कुछ और फूड आइटम्स ऐसे होंगे जिनको अच्छा टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो दैट नीड्स टू बी सीन कि कहीं कोई पोटेंशियल क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो जाए जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप हो जाए और ये बैक्टीरियाज एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चले जाएं। यानी कि जहां पे लेट सपोज एक फ्रिज है, पूरे फ्रिज में आपने फ्रूट्स रखे हुए हैं, उसमें एक फ्रूट ऐसा था जिसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गया, और ये बैक्टीरिया जैसे कहते हैं ना, एक खरबूजा खराब हुआ तो बाकी खरबूजों को भी खराब कर देगा। द सेम थिंग कैन हैपन हियर। वन आइटम, if that develops bacteria, it can shift this bacteria to other food items which are stored in that particular facility या that particular refrigerator। तो ये क्रॉस कंटेमिनेशन का रिस्क इसमें बहुत ज्यादा होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। इवन दही ऐसी होती है
कर्ड इज समथिंग जो आप अगर कुछ घंटे रख लो तो उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है विच जस्ट डिस्ट्रॉयज इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिससे सीरियस इलनेस हो सकती है। बहुत सारे देश हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे मील किट्स को आउटब्रेक्स ऑफ इलनेस के लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया है, एंड आई रियली सॉ दिस एज अ प्रैक्टिकल केस। तो मील किट्स इन मेनी कंट्रीज they were noticed to be responsible for food poisoning। हॉस्टल के बच्चे मील लेके आए, उन्होंने कुछ बनाया एंड सडनली जिन जिन ने भी वो खाया उनको सबको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये बड़ी आम सी बात होती है। और ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि या तो मील किट में जो चीज़ थी वो फ्रेश नहीं थी, फूड आइटम फ्रेश नहीं था, या फिर बैक्टीरिया डेवलप हो गया था एंड इट वाज़ नॉट एप्ट फॉर ईटिंग। ठीक है? इसी की वजह से क्या हुआ? फूड स्टैंडर्ड रेगुलेटर्स ने फोकस करना चालू कर दिया मील किट प्रोवाइडर्स पे। तो यानी कि यहाँ पे रेगुलेटरी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रहेगी आपके ऊपर। अब एक फूड अथॉरिटी है विच इज कीपिंग एन आई ऑन यू। वो बेस्ट प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करती है, सेट आउट करती है कि भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस है और ये फॉलो करनी है हर मील किट प्रोवाइडर को। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स अब बढ़ गए हैं, गाइडेंस बढ़ गई है जो डायरेक्टली ये बताती है कि कैसे मील किट बिजनेसेस स्टोरेज करेंगे, कैसे पैकेजिंग होगी और कैसे डिलीवर किया जाएगा रॉ इंग्रेडिएंट्स को और फाइनल मील किट बॉक्सेस को। यानी कि अब आप ये जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सप्लायर के ऊपर बैठे थे ना सब कुछ छोड़ के, दैट विल बिकम डिफिकल्ट नाउ। वो कैसे स्टोर करता है? अगर उसकी स्टोरेज ठीक नहीं है, सडनली रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, आप कहां से लेके आओगे फिर उस सामान को जो उसने स्टोर कर रखा था? चलो, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने उनके उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसका सामान, उसका स्टोरेज बिकॉज ठीक नहीं था या पैकेजिंग ठीक नहीं थी, वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई और वो खराब हो गया। इससे ब्रांड इमेज किसकी जा रही है? सप्लायर की नहीं जा रही है, आपकी जा रही है, बिकॉज इट्स योर नेम अंडर विच द मील किट इज बीइंग सोल्ड। So here there is a reputational risk for you, reputational risk, reputational risk, जहां पे आपने जिसको आउटसोर्स किया है उसके फंडामेंटल सिस्टम फेलियर की वजह से रेपुटेशनल रिस्क एंड रेपुटेशनल डैमेज विल बी फॉर योर ब्रांड, योर नेम। ठीक है? तो ये चीज आ गई। अब आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पे, इनोवेशन पे। हमने ये भी लिखा था भाई, देखो एक सीधी सी बात है, जहां पे भी जिस भी इंडस्ट्री में कंपटीशन है वहां पे बिना इनोवेशन और डिफरेंशिएशन के तो बात बननी ही नहीं है। और आज के टाइम में तो इनोवेशन इज द मस्ट। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसमें मील किट सेक्टर भी आता है, ये रोबोटिक्स पे अब शिफ्ट हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और पैकेजिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स में। यानी ये मैनुअल सिस्टम से रोबोटिक्स को यूज करने लग गए हैं फूड प्रोसेसिंग में। तो ऑटोमेशन की तरफ ये जा रहे हैं। द वर्ड विच वी कैन यूज इज they are automating these systems, automation is happening in these systems। अब डेटा एनालिटिक्स को यूज किया जा रहा है, यानी यहाँ पे बार बार आईटी की बात हो गई, एंड यू कैन एक्सपेक्ट डेटा एनालिटिक्स से समथिंग कमिंग इन द एग्जाम। दिस इज द प्रेजेंट। तो डेटा को यूज करके बहुत सारी चीजें बिजनेसेस कर रहे हैं। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली डेटा एनालिटिक्स यूज किया जाता है, क्या देखने के लिए? प्रिडिक्ट करने के लिए कि कौन सी रेसिपी की क्या डिमांड सप्लाई होगी। डिमांड तो चलो आप देख लोगे, कस्टमर कौन सी रेसिपी खरीद रहा है, कौन सा वाला बॉक्स ज्यादा प्रेफर कर रहा है, वो आप देख लोगे। ये सप्लाई यहाँ पे क्यों लिखी हुई है? क्योंकि उसमें से कई रॉ मटेरियल की सप्लाई भी इंपैक्ट हो सकती है। डेटा बताएगा कि पिछले 6 महीने से लेट्स सपोज एक मटर ही ले लेते हैं, मटर की सप्लाई कम हुई है, यानी यहाँ सप्लाई के बेसिस पे मैं पता लगा सकती हूँ कि मुझे अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसमें अगर मटर डलता होगा तो मैं मटर लेके कहाँ से आऊंगी। यानी कि ना सिर्फ डिमांड, इवन सप्लाई की अवेलेबिलिटी, इज इट पॉसिबल टू सप्लाई दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट वाला मील बॉक्स, वो भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसी चीज की सप्लाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो भी डेटा एनालिटिक्स से असेस किया जा सकता है। ठीक है? तो मील किट बिजनेसेस मिलियंस ऑफ कमेंट्स रिसीव करते हैं, रेटिंग्स रिसीव करते हैं कस्टमर्स से। उनकी वेबसाइट पे ये रेटिंग्स आती हैं, ये कमेंट्स आते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स पे ये कमेंट्स आते हैं। इसी डेटा को ये लोग यूज करते हैं।
सो दिस डेटा इज इवेल्युएटेड, जिससे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी कौन सी रेसिपी बेस्ट परफॉर्म कर रही है या वर्स्ट परफॉर्म कर रही है। अब रेसिपी डेवलपमेंट टीम्स होती हैं। ये जो डेटा होता है इसका एनालिसिस करके इन टीम्स से ये शेयर कर दिया जाता है कि कौन से वाला रेसिपी प्रोडक्ट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है। और उस बेसिस पे प्रोक्योरमेंट टीम्स को बोल दिया जाता है। प्रोक्योरमेंट टीम होती है जो परचेज को इंश्योर करती है। अगर एक रेसिपी है, जो मैंने जैसे बोला पास्ता वाली पेस्टिक रहते हैं, पास्ता वाली रेसिपी अगर सुपर हिट हो रही है, तो प्रोक्योरमेंट टीम फिर पास्ता के हिसाब से जो जो सामान चाहिए वो परचेज करने में लग जाएगी। ठीक है। तो रीसेंट फीडबैक को देखते हुए रेसिपीज को ये लोग इंप्रूव करते हैं या नई रेसिपीज डेवलप करते हैं। प्रोक्योरमेंट टीम्स अपने काम पे लग जाती हैं, रेसिपी डेवलपमेंट टीम्स अपने काम पे लग जाती हैं। एंड ऑल दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। प्रोक्योरमेंट टीम्स सप्लायर्स के साथ काम कर पाती हैं बिकॉज नाउ दे नो कि किस चीज का पैटर्न चल रहा है, हमारा कौन सा प्रोडक्ट पसंद किया जा रहा है। तो सप्लायर के साथ वो डील कर पाएंगे कि भाई हमें ये चीज ना फ्यूचर में भी चाहिएगी, आप इसको रेडी रखना। आपको अगर अंदाजा ही नहीं है कि भाई आपका पास्ता वाली रेसिपी बहुत सुपर हिट जा रही है, आप उसका फिर इंतजाम कैसे करके रखोगे? हाउ विल यू अरेंज फॉर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पास्ता? ठीक है। उसके बाद में आते हैं, ड्यू टू द कंपटीशन इन द मील किट मार्केट, सम बिजनेसेस आर लुकिंग टुवर्ड्स न्यू एंड यूनिक डिलीवरी पार्टनरशिप्स टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टू द मील किट एक्सपीरियंस। यानी अब ये डिलीवरी की नए तरीके, नए पार्टनरशिप्स ढूंढ रहे हैं। कैसे पार्टनरशिप? ये लार्ज रिटेलर्स के साथ कर रहे हैं, जैसे कि सुपरमार्केट्स के साथ, जहां पे अपने ये मील किट बॉक्सेस को सुपरमार्केट में रखेंगे। हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के साथ ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि नई रेसिपीज डेवलप की जाएं और एग्जिस्टिंग एक्साइटिंग रेसिपीज बनाई जा सकें। तो इसका मतलब नए नए ट्रेंड्स अब क्या हो रहे हैं इसमें? नया ट्रेंड सबसे पहले तो ये हो गया है कि भाई कस्टमर का जो मील किट एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो। वैसे तो मुझे लगता है कि आप अगर सुपरमार्केट में डाल रहे हो, सुपरमार्केट से वो कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएगा जो वहां खड़ा होकर शॉपिंग कर रहा होगा। वो देखेगा कि यार मैं पास्ता के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, यहाँ तो एक रेडी किट दिख रही है, लेट मी ट्राई दिस। सो जो लोग नहीं भी खरीदना चाह रहे होंगे आपकी किट को, वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करके आए होंगे तो किट को परचेज कर लेंगे। सो दैट्स अ गुड थिंग हियर। लेकिन हाँ, फिर वही बात आती है कि सुपरमार्केट जैसे ही बीच में आएगा आपका मार्जिन लेने लग जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज के साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हो। ये कोलैबोरेशन सीम्स टू बी फॉर मार्केटिंग। उसके अलावा तो कोलैबोरेशन का क्या रोल है? ये इन्फ्लुएंसर्स की तरह जाके बोलेंगे कि भाई ये बहुत हेल्दी है और मैं इसको खाता हूँ और बहुत बढ़िया मेरा रिस्पॉन्स है और मेरी एनर्जी पहले मैं बहुत कमजोर था और अब मैं 4 किलोमीटर घोड़े की तरह भाग लेता हूँ 2 मिनट में। तो ये हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज कैन ऐड ऑन टू योर प्रोडक्ट कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेलिब्रिटी शेफ्स को आप ऑन बोर्ड कर रहे हो ताकि नई नई रेसिपीज बन सकें। तो कंटिन्यूअस इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री व्हिच एनीवेज इज नीडेड। अब इसके केपीआईज पे आते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि केपीआई होता क्या है, एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे गेज किया जाता है। यानी एक बिजनेस की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं ये। रेवेन्यू, अगर किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू अच्छा जा रहा है तो ये उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा। अब रेवेन्यू इस मील किट में क्या होगा? मनी विच इज जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ मील किट बॉक्सेस, सिंपल। दूसरा, एक्टिव कस्टमर्स, यानी आपके वो कस्टमर्स, आपको कुछ कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने होंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक मील किट बॉक्स विद इन लास्ट 3 मंथ्स खरीदा होगा। तो एक्टिव कस्टमर्स का मान के चलना आपको डेटा मिल जाएगा। क्वेश्चन, लेट्स सपोज मैं दो बिजनेसेस लेती हूँ यहाँ पे, एक वो फर्स्ट रैंक पे जो बिजनेस था और एक ही सेकंड वाला हमारा बिजनेस। एक्टिव कस्टमर्स, इनके एक्टिव कस्टमर्स हैं 1200, हमारे एक्टिव कस्टमर्स हैं लेट्स सपोज 900। यानी कि पिछले 3 महीने में एटलीस्ट एक मील इनके तो 1200 कस्टमर्स ने खरीदा है, 1200 कस्टमर्स ने खरीदा है और हमारे 900 कस्टमर्स ने खरीदा है। तो हमारे कस्टमर नंबर, इसका मतलब पिछले 3 महीने में एटलीस्ट एक मील लेने वाले हमारे बंदे कम है। वी नीड टू इम्प्रूव कि भाई ये कम क्यों है और उनके ज्यादा क्यों है। दूसरा आता है मील्स डिलीवर्ड।
आपने कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल मील सर्व्स या पोर्शंस डिलीवर करे हैं एक पीरियड में। दिस इज अनदर स्टैटिस्टिक कि भाई एक 3 महीने के पीरियड में आपने कितने मील्स डिलीवर करें। उसके बाद में ऑर्डर्स पर कस्टमर, हर बंदा हर कस्टमर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक गिवन पीरियड में देता है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स इन द सेम पीरियड। सो हियर इज अ इंपॉर्टेंट कैच हियर। ऑर्डर पर कस्टमर ये नॉर्मल कस्टमर नहीं ले रहे, ये एक्टिव कस्टमर ले रहे हैं इन द सेम पीरियड। एक कस्टमर है, लेट्स सपोज उसने 10 ऑर्डर करे हैं 3 महीने में। So this is the number of orders given in the period, now divided by the number of active customers in the same period। तो ये तो चलो टोटल वाले ले गए, 10,000 टोटल हमारे पास ऑर्डर्स आए, लेकिन एक्टिव कस्टमर्स हमारे पास 800 ही थे। तो ये गिवन पीरियड के ऑर्डर्स पर कस्टमर आ गया। तो ये ऑर्डर पर एक्टिव कस्टमर चाह रहे हैं ये असल में। तो टोटल ऑर्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स। तो अगर डेटा आपके पास ऑर्डर्स पर कस्टमर का आता है या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आता है, ध्यान रखना एनालिसिस में ऑर्डर पर कस्टमर लेना। केपीआई ने ऑर्डर्स पर कस्टमर बोला है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग मत कर देना। ठीक है, नोट डाउन द पॉइंट व्हिच आई एम सेइंग इफ इन द एग्जाम इन द एग्जिबिट नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको दिए जाते हैं, एक कंपनी 1 है टॉप वाली, दूसरी कंपनी हमारी है। पहली वाली के नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 10,000 और हमारी कंपनी के ऑर्डर्स हैं 9,000। परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, किसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है कस्टमर को, या कस्टमर किसकी तरफ ज्यादा लॉयल है, वो कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स से तो साइज ऑफ बिजनेस दिखता है, आपको ऑर्डर पर कस्टमर देखना है। लेट्स सपोज 1 के कस्टमर्स थे 12,000, या नहीं 12,000 तो कैसे हो सकते हैं, चलो इनके कस्टमर्स थे 9,000 और हमारे कस्टमर्स थे लेट्स सपोज 5,000। अब पता चल जाएगा परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, किसकी अच्छी निकलेगी। हालांकि बड़ा अजीब सा नंबर आने वाला है, रुको एक बार। 10,000 डिवाइड बाय 9,000, दिस कम्स टू 1.11 ऑर्डर, 1.11 ऑर्डर पर कस्टमर। 9,000 डिवाइड बाय 5,000 गिव्स मी 1.8 ऑर्डर्स पर कस्टमर। यानी एक कस्टमर इनके 1.11 ऑर्डर्स करता है, हमारे 1.8 ऑर्डर्स करता है। अगर इसको मैं डायरेक्ट नंबर में लूं, चलो इसको 10,000 ले लेते हैं। यानी एक कस्टमर ने 2 ऑर्डर्स करे हैं और इनके लेट सपोज 9,000 पे 9,000 है, एक कस्टमर ने एक ही ऑर्डर करा है। तो हमारे कस्टमर्स, इसका मतलब हमारी रेसिपीज से टेस्ट तो गेन कर रहे हैं, उनको टेस्टी भी लग रहा है, उनको हेल्दी भी लग रहा है, दे आर फाइंडिंग आवर ब्रांड मोर इंटरेस्टिंग, मोर सेटिस्फाइंग। ठीक है, इसीलिए एक कस्टमर 2 ऑर्डर करता है, जबकि हमारा जो टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटर था उसका एक कस्टमर एक ही ऑर्डर कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड में। तो जब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें, क्वेश्चन मार्क कर लो इसको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें, ऑर्डर पर कस्टमर के बेसिस पे कमेंट करना, डू नॉट कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मैं इसका एक और तुम्हें नंबर लेके दिखाती हूँ जहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हो सकते हैं। कंपनी 1 के नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे 18,000, कस्टमर्स थे इनके 9,000। यानी एक कस्टमर ने 2 ऑर्डर्स करे एक स्पेसिफिक पीरियड में। कंपनी 2 हमारी वाली कंपनी, इनके कम ऑर्डर्स थे 15,000। अब आपको देख के तो लगेगा ओहो हो पुअर परफॉर्मेंस है कंपनी की, लेकिन इसके कस्टमर कितने थे? 5,000 ही थे। तुम बोलोगे ओहो कस्टमर भी कम है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक ये बताता है कि इनका टेस्ट कस्टमर के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। एक कस्टमर 3-3 ऑर्डर्स कर चुका है, लेट्स सपोज 3 महीने या 4 महीने में, लेकिन ये जो टॉप मोस्ट कंपनी है इनका एक कस्टमर सिर्फ 2 ही ऑर्डर करता है, 2 ही ऑर्डर कर चुका है, 2 ऑर्डर्स दिए हैं इसने आज तक। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर्स के फिगर से यहां बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन ने खुद सिग्नल दिया है, ऑर्डर पर कस्टमर इज दी केपीआई। किसी की परफॉर्मेंस देखने का इंडिकेटर टोटल ऑर्डर्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं है, पर कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है वो है। ठीक है, दूसरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, यानी कि आपका जो भी टोटल रिक्वायरमेंट, जो टोटल रेवेन्यू है दैट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब इसमें भी आप देखो क्या हिट आता है, कि आपका कॉम्पिटिटर है या आप हो, इनका टोटल रेवेन्यू होता है $10,000 का, लेट्स सपोज एक रैंडम नंबर, आपका टोटल रेवेन्यू होता है $8,000 का। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या होगी? इनके ऑर्डर्स थे 1,000, यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू आई 10। ठीक है, हमारे ऑर्डर्स थे लेट्स सपोज कम थे, 800 थे, नहीं 800 से और कम करते,
लगा है, ठीक है। तो 8000 डिवाइड बाय 700 गिव्स मी 11.4 या 11.5। क्या समझ में आया कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू किसकी बेटर है? हमारी बेटर है। तो भले ही रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा था, भले ही कस्टमर ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी बेटर है। हमारा रेवेन्यू पर कस्टमर ज्यादा है, उसके बावजूद भी कस्टमर हमसे बार बार रिपीट करके ऑर्डर कर रहा है, सो दैट्स अ गुड सिग्नल, ठीक है। अब आते हैं फूड वेस्ट पे। फूड वेस्ट की बात होते ही याद रखना सस्टेनेबिलिटी पे बात होगी, सस्टेनेबिलिटी पे पक्का बात होगी, ईएसआर पे पक्का बात होगी, क्योंकि फूड का वेस्ट हो रहा है। फूड वेस्ट को आप कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो? तो वैसे बता दूं आपको कि फूड वेस्ट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर, खेती में यूज होता है, फार्मिंग में। तो आप जो वेट वेस्ट होता है, आपका जो वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है, उसको उससे मैन्योर बनाया जा सकता है। इट इज अ वे ऑफ यूजिंग दैट वेस्ट एंड रिसाइकलिंग इट फॉर अ वेरी गुड पर्पस। अब यहाँ पे फूड वेस्ट की बात होती है, टन्स में होता है ये। मील किट बिजनेसेस टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। उनकी खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है, जिसको लैंडफिल्स में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं ये लोग। ये इसका मतलब डिस्पोजल विल बिकम अ बिग इशू हियर। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, this measure does not include any unused or surplus food which has been donated to food charities or used in animal feed. Food waste, इसमें इन्होंने क्या चीज इंक्लूड नहीं करी है? कोई भी ज्यादा फूड था, सरप्लस फूड था, जो आपने डोनेट कर दिया फूड चैरिटीज को और एनिमल फीड को, यानी ये तो निकाल दो। उसके अलावा ये लोग टन्स प्रोड्यूस करते हैं। खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटीज में फूड वेस्ट टन्स का प्रोड्यूस होता है। भाई वैसे भी दिख रहा है ना कि वेजीज अगर खराब हो जाएंगी तो वो वेस्ट ही होगा, दैट इज अ वेस्ट। तो आप जानवरों के फीड के लिए भी दे देते हो, फूड चैरिटीज को भी दे देते हो, उसके अलावा भी टन्स ऑफ फूड गेट्स वेस्टेड, जिसको ये लोग लैंडफिल्स में डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इशू आएगा। इस पे सोचो कि किस तरह से इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। मैन्योर का मैंने एक आइडिया दिया है, यहाँ पे आप एक थोड़ा सा दिमाग लगा के सर्च करना कि किस तरह से इसको डिस्पोजल किया जा सकता है वेयर देयर इज एनी फूड वेस्ट। और या तो शेल्फ लाइफ बढ़ा दो अपने प्रोडक्ट्स की। जो ग्रीन वेजीज हैं, उनका कुछ स्टोरेज ऐसा रखो कि जिससे थोड़ी सी उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आगे चलते हैं, कार्बन एमिशन। आगे ही एनवायरमेंट रिलेटेड बात। CO2 टन्स प्रोड्यूस्ड बाय द मील किट बिजनेस ऑपरेशंस। जो मील किट इंडस्ट्री है, उसके CO2 एमिशंस कितने होते हैं? इसमें प्रोडक्शन करते टाइम, नॉन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एमिशन सब इंक्लूड हो गए। भाई डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, बाइक्स, डिलीवरी बॉयज लेके जो बाइक्स घूमेंगे, या डिलीवरी वैन्स होंगी, या रॉ मटेरियल जब आएगा तो आपके किसी वैन में या ट्रक में तो लोड होके आएगा। ये सारी चीजें कार्बन एमिशन क्रिएट करती हैं। आप प्रोडक्ट को पैकेज करोगे, वो पैकेजिंग होने के लिए भी कार्बन एमिशन होगा, क्योंकि लेट्स सपोज आप जो भी कार्टन में, हम अपन ने कार्टन देखा था अभी एक, ये डिलीवरी के लिए कार्टन यूज कर रहे थे। कार्टन कोई तो बना रहा होगा ना, किसी फैक्ट्री में तो ये कार्टन बन रहे होंगे, तो ये कार्टन बनाने में भी CO2 एमिशन हो रहा होगा। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो CO2 एमिशंस या कार्बन एमिशंस के ऊपर तैयार रखना, कुछ ESR रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, सो योर ESR टॉपिक शुड बी प्रिपेयर्ड। अब आते हैं इंडस्ट्री रेगुलेटरी बॉडी, द आइलैंड फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी, अफसा, AFSA, I am just saying अफसा, is the government agency responsible for food safety and food hygiene in Ireland. It works with a wide range of food related businesses throughout Ireland to ensure that all food related regulations and standards are being met. तो आपको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में बता दिया गया है। ये अफसा इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो डील करती है जो भी फूड रेगुलेशंस हैं आइलैंड में उससे। अब आते हैं मेन्यू क्राफ्ट के ओवरव्यू पे, यानी इस कंपनी के बैकग्राउंड को अब समझते हैं। 5 मिनट का ब्रेक दो गाइस, उसके बाद में इसको करते हैं। चलिए जी, वेलकम बैक। तो हम आ रहे हैं मेन्यू क्राफ्ट के ओवरव्यू पे। ओहो हो, सेकेंड। हम्म, मेन्यू क्राफ्ट के ओवरव्यू पे आते हैं। मील किट बिजनेस, इट वाज फाउंडेड 15 years ago
ये आइलैंड की कैपिटल सिटी में लोकेटेड बिजनेस है मेन्यू क्राफ्ट। ये किसने इस्टेब्लिश किया था? दो एक्सपीरियंस लोकल शेफ्स ने। यानी इस बिजनेस को फाउंड करने वाले फाइंडर, इसके जो फाइंडर्स बोल रही हूँ, फाउंडर्स हैं, दे आर टू एक्सपीरियंस लोकल शेफ्स। 15 साल पहले इन्होंने चालू किया था। They had seen the success of the meal kit business model in other countries and were confident that their local knowledge of Ireland's food industry and importantly, the high quality local produce of Ireland, they could offer something different. अब इन्होंने क्या किया, बाकी देशों में ये देखा कि मील किट बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है। इनको ये लगा कि भाई आइलैंड के फूड इंडस्ट्री का हमें काफ़ी नॉलेज है, हमें काफ़ी पता है। हाई क्वालिटी लोकल प्रोड्यूस भी होता है आइलैंड में, यानी कि लोकल फसल, लोकल, चाहे चीनी प्रोड्यूस हो, चाहे मैदा हो, चाहे आटा हो, व्हाटएवर, द लोकल प्रोडक्शन इन आइलैंड इज वेरी हाई क्वालिटी वाला प्रोड्यूस। तो ये आइलैंड में कुछ अच्छा सा ऑफर कर सकते हैं। अब मेन्यू क्राफ्ट ने, एमसी ने, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसे एस्टैब्लिश करी है? हाई क्वालिटी मील किट बिजनेस के नाम पे। इसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है बाय फोकसिंग ऑन आइलैंड बेस्ड रेसिपीज जो लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं वेर एवर इट इज पॉसिबल। मुझे यहाँ पे दो चीजें इनकी स्ट्रेटजी में दिख रही हैं। नंबर वन, इन्होंने अपना डिफरेंशिएशन कैसे बोला है कि हम आइलैंड बेस्ड रेसिपीज यूज करते हैं। ठीक है, इनकी रेसिपीज आइलैंड बेस्ड होती हैं जिसमें लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। जहां तक हो सके ये लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स ही यूज करते हैं। यानी कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री, लोकल फार्मर्स को, लोकल सप्लायर्स को, इनको आप अपने साथ लेकर ग्रोथ की तरफ चल रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल। लेकिन हाँ, दिक्कत आएगी जब आप ग्लोबली जाओगे, तो आपके जो लोकल सप्लायर्स हैं, क्या वो उस डिमांड को मीट कर पाएंगे? तो मेरा तो अभी दिमाग में सवाल यही आ रहा है। आगे चलते हैं। Now, Menucraft MC employs talented and highly qualified chefs to design its recipes using seasonally available ingredients wherever possible. तो यार ये तो वैसे भी हेल्थ और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। इसका मतलब सीजनली अवेलेबल जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको यूज करते हुए इनके जो हाई क्वालिफाइड शेफ्स हैं वो रेसिपीज डिजाइन करते हैं। हर वीक ये अपने कस्टमर्स को 30 रेसिपीज ऑफर करते हैं टू चूज फ्रॉम। यानी हर, यार दिस इज रियली बिग, ईच वीक 30 रेसिपीज। वेरी गुड यार। तो 30 रेसिपीज दे आर ऑफरिंग, जिसमें से कस्टमर चूज कर सकता है। बट हाँ ठीक है, इसको वेरी गुड बोलने से पहले बाकी कॉम्पिटिटर्स का पता करना पड़ेगा। पता लगे कि वो 50 रेसिपीज की चॉइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये 30 रेसिपीज की चॉइस दे रहे हैं हर हफ्ते, जो कस्टमर्स चूज कर सकते हैं। ये डेटा एनालिसिस करते हैं, इंग्रेडिएंट की अवेलेबिलिटी देखते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस देखते हैं और उसके बेसिस पे ये 30 रेसिपीज ऑफर कर देते हैं। In the first 2 years, MC offered only a limited range of recipes to customers within Ireland's capital city. पहले 2 साल में तो इन्होंने बड़ी लिमिटेड रेसिपीज ऑफर करी थी और धीरे धीरे स्टेडीली नेक्स्ट 5 years में ये ग्रो हुआ। इसकी लार्जर फंडिंग आइलैंड वेंचर कैपिटलिस्ट से आई। फंडिंग का ध्यान रखना, वेंचर कैपिटलिस्ट से आ रही है फंडिंग। As the popularity of the meal kits has taken off globally in the last decade, पिछले 10 सालों में, क्योंकि ग्लोबली मील किट इंडस्ट्री अपने आप में बहुत पॉपुलर हो गई है, एमसी ने भी बड़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपीरियंस की कस्टमर नंबर्स में इन आइलैंड। ये जो अर्बन पॉपुलेशन थी, जो ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन थी, वहां से मेनली इनका कस्टमर नंबर बढ़ा। इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का यूसेज बढ़ा, जिससे आप एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर पाए। यानी एमसी ने यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मे बी सोशल मीडिया, मे बी इट इज द एड कैंपेन ऑनलाइन विच वाज रन, जिससे ये वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर पाए और उसकी वजह से इनका कस्टमर नंबर आइलैंड में काफी हद तक बढ़ा। इनका हाईएस्ट कस्टमर रिटेंशन रेट है इंडस्ट्री में। तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ्स की बात आती है। आई कैन सी अ स्ट्रेंथफुल सिचुएशन हियर विद मेन्यू क्राफ्ट, जहां पे कस्टमर रिटेंशन इज अ ट्रबल इन द इंडस्ट्री, यहाँ पे इनकी कस्टमर रिटेंशन रेट हाई है।
लगा लो दिस इज वन ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स। अब कस्टमर एनालिसिस की तरफ अपन चलते हैं, मुझे बार बार ये सीआरएम की तरफ लेके जा रहा है। चलो, सिंगल पीपल हु आर नॉट मैरिड, देन कपल्स एंड देन फैमिलीज। इसका डेटा शो करता है, लेट्स सपोज दिस इज 2020, देन 2021, 2022, 2023 एंड 2024। ये जो डार्क वाला है, दिस इज सिंगल पीपल। थोड़ा सा कम डार्क, दैट इज कपल्स के लिए, और बिल्कुल ही हल्का, दैट इज फॉर फैमिलीज। अगर आप देखोगे, सिंगल लोग ज्यादा लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। भाई वो रेडी टू मीट हो जाता है जल्दी, रेडी टू मीट, रेडी टू कुक मील मिल जाता है। तो मोस्टली सिंगल पीपल आर बाइंग देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन इसका भी अगर ट्रेंड देखोगे ना, हर साल में दिस इज गोइंग डाउन। पहले ये 60% हुआ करता था 2020 में, 57% पे आ गया, ये नीचे आ गया। उसके बाद में 55% हो गया, देन 52% हो गया, देन 50% हो गया। अब आप देखोगे यार, ये तो कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि भाई ये जो सिंगल लोग थे, इनका प्रोपोर्शन टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ मेन्यू क्राफ्ट ये कम क्यों हुआ, इनके कस्टमर्स में सिंगल्स कम क्यों होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी अच्छी खबर ये है, ये जो फैमिलीज थी, इनका शेयर ड्रास्टिकली बढ़ा है। 15% से 2024 तक ये 27% तक चले गए हैं। ग्रेजुअली दे हैव इंक्रीज्ड, यानी कि इनका प्रोडक्ट फैमिलीज में अब ज्यादा पसंद करने लगे हैं लोग। उसके अलावा ये जो कपल्स हैं, कपल्स में तो ये ऊपर नीचे स्लाइटली चल ही रहा है। लेकिन एक ड्रास्टिक डिक्रीज, अच्छा बहुत ड्रास्टिक तो नहीं बोलूंगी, चलो एक डिक्रीज तो आता है सिंगल्स में, कि अब जो भी सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, उनकी तरफ से डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है, तो इनका जो कस्टमर रेशो है उसमें सिंगल्स अब कम हो गए हैं। और दूसरा, फैमिलीज में ये बढ़ा है, फैमिलीज में इंक्रीज हुआ है। तो द ट्रस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ट्रस्ट रिलेटेड टू द इंग्रेडिएंट्स, द हेल्थ कंपोनेंट हैज इंक्रीज्ड इन फैमिलीज। और ये तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सिंगल्स का डिक्रीज होने के पीछे रीजन हो सकता है भाई टेस्ट, क्योंकि बैचलर्स दे वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, सो प्रोबब्ली दे नीड टू इनोवेट मोर ऑन द पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस ऑफ द यूथ। चलो, अब आते हैं मेन्यू क्राफ्ट के एक्टिव कस्टमर नंबर्स पे। ये 1 लाख से नीचे, ओहो बहुत ही नीचे हुआ करते थे। दिस इज अगर मैं 2020 पे हूँ तो ये 10 हो गया, 2010 हो गया। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2020, ये इन सालों में जबरदस्त इंक्रीज आया है। उसके बाद भी इंक्रीज चल रहा है, यहाँ आके थोड़ा सा स्टेडी हो गया, बट कस्टमर नंबर इज गुड। मतलब यहाँ पे 5 लाख कस्टमर्स तक टच कर गए हैं 2024 में। तो ये एक्टिव कस्टमर नंबर्स हो गए। आपको इन्फॉर्मेशन ये यूज करनी पड़ सकती है कि इनका कस्टमर नंबर इंक्रीज हुआ है। लेस देन 1 लाख से आज ये 5 लाख को टच कर गए हैं 2024 में। अब आगे बढ़ते हैं। MC was listed 3 years ago in the Island Stock Exchange. So सब अब ट्रेड हो रहा है इसका। दिस इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड इनकी कॉम्प्लायंसेस बढ़ेंगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ लिस्टेड कंपनी नाउ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि इन्वेस्टर अब जनरल पब्लिक हो गई, तो ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर, दैट शुड बी ऑन फोकस। अब टू ओरिजिनल फाउंडर्स जो थे, अभी भी की पोजीशंस में बैठे हैं बोर्ड में। एक CEO है और दूसरा चीफ कमर्शियल एंड मार्केटिंग ऑफिसर है, एंड ईच होल्ड्स 10% ऑफ एमसी शेयर्स। दोनों के पास 10-10% है। रिमेनिंग 80% शेयर्स वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स के हैं, यानी यहाँ पे इनके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत मैटर करेगी। बोर्ड का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, यानी यहाँ पे अब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले पोर्शन को रिवाइज करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसमें बोर्ड स्ट्रक्चर की बात करना और NEDs के ऊपर फोकस रखना। बोर्ड स्ट्रक्चर, उसमें डाइवर्सिटी, विमेन रिप्रेजेंटेशन, उसका बैलेंस होना, उसके अलावा NEDs की इंडिपेंडेंस, कहीं कोई एथिकल थ्रेट या कुछ और नहीं है, वो चीज भी इसमें ध्यान रखना। अब इन्होंने आपको दिया है एक CEO है, ये तो आपके शेफ हैं, मिस्टर ओरिजिनल फाउंडर, ही इज अनदर फाउंडर। तो ये इन दोनों फाउंडर्स को मैं ऐसे बना देती हूँ। एक तो ओरिजिनल फाउंडर ये है, दूसरा ये जिसकी गर्दन थोड़ी अलग हो गई, कोई बात नहीं।
सीनियर इंडिपेंडेंट एनईडी, देन देयर इज एनईडी, 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 ठीक है, ये तो बैलेंस ठीक लग रहा है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर सीईओ है, सीएफओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ कमर्शियल एंड मार्केटिंग ऑफिसर है एंड चीफ ऑफिसर है। ठीक है। कमिटीज इनके पास ऑडिट और रिस्क कमेटी, नॉमिनेशंस कमेटी, रेम्यूनरेशंस कमेटी। अब आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल एग्जाम में कोई एग्जिबिट आ सकता है जिसमें इनकी कमेटी से रिलेटेड कोई दिक्कतें हाईलाइट की जा सकती हैं। अब आते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, इनके बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड। इंग्रेडिएंट्स के सप्लायर, मुझे लग रहा था कि जहां पे इस इंडस्ट्री में सप्लायर का केओस होगा वहां पे पक्का कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। एग्जिबिट भी मिल सकता है सप्लायर इशू पे। सो एमसी यूजेस ओवर 600 सप्लायर्स, मोस्ट ऑफ विच आर लोकेटेड इन आइलैंड। है सो सप्लायर्स, तो यार सप्लायर मैनेजमेंट तो वाकई इनके लिए एक टफ डील है। Significant majority of MC's customers select traditional island based recipes regularly। जो इनके मेजॉरिटी कस्टमर्स हैं वो आइलैंड बेस्ड रेसिपीज ही तकरीबन ट्रेडिशनली जो चलती आ रही हैं वही चूज करते हैं। आइलैंड के लोग अपने लोकल ट्रेडिशंस, ट्रेडिशनल रेसिपीज के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं। पॉपुलेशन अपने देश के कल्चर के लिए बहुत लॉयल है और लोकल प्रोड्यूसर्स और उनके प्रोडक्ट्स को बहुत सपोर्ट भी करती है। सो एक जो हमारे देश में भी वोकल फॉर लोकल होता है ना, दैट इज एवरीवेयर विद एवरी नेशन। दे फील प्राउड एंड कनेक्टेड विद द प्रोड्यूसर्स ऑफ देयर ओन कंट्री। ये इनके साथ भी है। यानी यहाँ पे जब आप इंग्रेडिएंट्स बाहर से लेके आओगे, इंग्रेडिएंट्स अगर बाहर से आएंगे तो एक बैकलैश या रिजेक्शन फ्रॉम द कस्टमर ये हो सकता है। उसके अलावा अगर लोकल प्रोड्यूसर को या लोकल सप्लायर को आपने किसी भी कारण से कैंसिल किया तो भी कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर कैन चेंज। सो इस पॉइंट का ध्यान रखना। कुछ भी ऐसी स्ट्रेटेजी मत सजेस्ट करना जिसमें लोकल सप्लायर से आप डिस्कनेक्ट कर जाएं। नेक्स्ट, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये एमसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब वो सप्लायर सेलेक्ट करता है। यानी कि एक तो सप्लायर अच्छी क्वालिटी का सामान दे, दूसरा सप्लायर का बिजनेस भी सस्टेनेबल हो, और सप्लायर लेते टाइम ये एक डिटेल्ड असेसमेंट भी करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स यूज करने से पहले। यानी अपनी मील किट रेसिपी में किसी भी सप्लायर का कोई भी इंग्रेडिएंट यूज करने से पहले उसका डिटेल असेसमेंट करते हैं ये लोग कि क्या क्वालिटी का सामान आएगा इस सप्लायर से। उसके अलावा सस्टेनेबल बिजनेसेस है नहीं है इस सप्लायर के, और उसके बाद में जाके किसी सप्लायर को ये लोग ऑन बोर्ड करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। अब एमसी की प्रेफरेंस होती है बेस्ट इन क्लास सप्लायर्स के साथ काम करने की, जिनके पास सेफ्टी और क्वालिटी के सर्टिफिकेशंस होते हैं। ये भी अच्छी बात है क्योंकि जो आपकी अभी ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, जो अभी टाइट हो रही है इस इंडस्ट्री के ऊपर, उसके हिसाब से भी आप एक सेफ और क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करो। एमसी एनकरेज करता है, सपोर्ट करता है इसके सप्लायर्स को कि वो सस्टेनेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी वाली एक्टिविटी जरूर फॉलो करें। यार वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी और बी इट बायोडाइवर्सिटी, दिस इज समवेयर कमिंग टू द ईएसजी फैक्टर्स। ठीक है, सो ईएसजी फैक्टर्स की तरफ और सस्टेनेबिलिटी को मार्क कर लो, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर। नेक्स्ट, बहुत सारे फार्मर्स जो एमसी को सप्लाई करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स भी यूज करते हैं, जहां पे वो कोई भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। तो ये जो फार्मर्स है ना, ये आपके ग्रीन वेस्ट से मेन्योर बना के उसको काम ले सकते हैं। सो दे आर द पीपल हु कैन यूज। और आपके डिस्पोजल में इनसे बात करो कि भाई हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है उसको मेन्योर कन्वर्जन में काम लिया जा सकता है क्या, हेल्प दीज सप्लायर्स। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ये लोग यूज नहीं कर रहे। अब एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एमसी एल्गोरिदम्स यूज करता है जिससे रेसिपीज को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कस्टमर कौन सी रेसिपी ऑर्डर करेगा, और उसके बेसिस पे एमसी हर वीक की डिमांड को एनालाइज कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। यानी कि सप्लायर से कितना इंग्रेडिएंट चाहिए, राइट अमाउंट वो ऑर्डर करता है बेस्ड ऑन दीज एल्गोरिदम्स, ताकि वेस्टेज ना हो। अगर 100 kgs ऑफ समथिंग इज नीडेड, 100 kgs ऑफ मटर इज नीडेड, तो ये इस एल्गोरिदम से ये पता लगा लेते हैं कि भाई कस्टमर की डिमांड पास्ता के ऊपर आती लग रही है। कंसिडरिंग दैट हमें 100 kgs ऑफ मटर चाहिएगा या फिर 90 kgs ऑफ मटर चाहिएगा, 100 kg ऑर्डर कर लो, नॉट 150 और नॉट 200 kgs। तो जिससे
वेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में लेस देन 1% इन टर्म्स ऑफ वेट, वेट के हिसाब से, ये किलो के हिसाब से कह रहे हैं, वेट के हिसाब से, ऑफ ऑल परचेज्ड इंग्रेडिएंट्स डू नॉट मेक इट टू द कस्टमर्स इन द मील किट प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि 1% से कम का ऐसा इंग्रेडिएंट परचेज होती है हमारी जो कस्टमर तक पहुंच नहीं पाती। तो ये तो बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक है कि 1% से भी कम आप गलत एल्गोरिदम रीड करके और गलत ऑर्डर कर रहे हो। लेकिन इससे रिस्क जरूर आ सकता है कि आप बहुत लाइन पे बैठे हुए हो, मतलब 1% से कम का गैप है, इधर उधर थोड़ी सी डिमांड हुई, आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे मीट उसको मील को देने के लिए। 1% से कम का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज हमने 100 kg ऑर्डर किया, 1% कितना हुआ इसका, 1 kg, यानी 1 kg से भी कम ऐसा सामान होता है जो कस्टमर तक मील किट में नहीं जाता। डू नॉट मेक इट, यानी ये मार्जिन बहुत जबरदस्त लेके चल रहे हो आप। बाई चांस अगर ये आपने डिमांड एल्गोरिदम जो बनाया उससे ज्यादा डिमांड आ गई, तो आपके पास सामान नहीं होगा फिर भेजने के लिए। सो दिस इज क्वाइट, बहुत लाइन पे है ये, तो इसको लाइन पे होना भी यूज करना। मेजॉरिटी ऑफ एडिबल या अनयूज्ड इंग्रेडिएंट्स वो डोनेट कर दिए जाते हैं लोकल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को। अनयूज्ड इंग्रेडिएंट्स जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होते हैं वो एनिमल फीड के लिए यूज किए जाते हैं। अब कोई अगर वेस्ट ऐसा है जो इनएडिबल है, उसको लैंडफिल के लिए भेज दिया जाता है या इंसिनरेट कर दिया जाता है, या तो उसको ये लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जला देते हैं, या फिर लैंडफिल में डाल देते हैं, जो ऐसा वेस्ट है जो जानवरों को भी नहीं दिया जा सकता। ये थोड़ा सा लास्ट वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लैंडफिल में ये लोग लेके जा रहे हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा होगा। सो दे नीड टू डू समथिंग रिलेटेड टू इट कि इसका डिस्पोजल कुछ ऐसे तरीके से हो कि ये लैंडफिल में भी ना जाए। आगे चलते हैं। Some ingredients such as dried herbs and spices, rice, pasta, tinned ingredients can be stored for longer periods and therefore these are often purchased in bulk and stored in a warehouse located next to the production factory. फैक्ट्री के पास ही एक वेयरहाउस है, उस वेयरहाउस में ड्राई हर्ब्स हो गई, स्पाइसेस हो गई, राइस, पास्ता, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, ये उसको वहां पे स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना, स्टोरेज का भी इनको ध्यान रखना होगा कि स्टोरेज कंडीशंस की वजह से कहीं कोई आइटम खराब ना हो। फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, जिसको चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे मीट, डेयरी, ये डिलीवर किए जाते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ व्हेन नीडेड। यानी कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करेगा उसके बेसिस पे 24 to 48 आवर्स पहले ये अरेंज करते हैं उसको, ठीक है। सो फेयर इनफ। तो 24 से 48 आवर्स की अगर शेल्फ लाइफ इसकी है और मिल्क प्रोडक्ट्स खराब नहीं होते हैं, तो ये 24 घंटे या 48 आवर्स पहले मंगा लेते हैं। These items are delivered directly to the fresh food storage area of MC production factory where they are stored until they are used in the meal kit orders. यानी इनकी एक जो स्टोरेज फैसिलिटी है जहां पे फ्रेश फूड को रखा जाता है, दैट इज सेपरेट। एक तो वेयर हाउस है इनका जहां पे ड्राई हर्ब, स्पाइसेस, राइस, पास्ता जैसी चीजें रखी रखी जाती हैं, जो प्रोडक्शन फैक्ट्री के नेक्स्ट टू ही है। जबकि जो दूसरा वाला फ्रेश फूड वाला आइटम है वो प्रोडक्शन फैक्ट्री के एरिया में ही है, लेकिन उसकी फैसिलिटी ऐसा लग रहा है अलग है। ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है जहां पे फ्रेश और चिल्ड प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाते हैं और स्टोर कर दिए जाते हैं। शॉर्ट स्पेस है, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, जिसमें शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, सॉरी स्पेस शॉर्ट नहीं, स्पेस पे उस जगह पे रखे जाते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नहीं लिख सकते थे, ओके, short space of time before moving to the production line where meal kit boxes are put together. थोड़े टाइम के लिए रखना है, उसके बाद में प्रोडक्शन लाइन में इसको भेज दिया जाता है जहां पे मील किट बॉक्सेस तैयार कर दिए जाते हैं, असेंबल करके फिर कस्टमर तक डिलीवर कर देते हैं। सप्लायर ये जो चिल्ड और फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स हैं इसको प्री प्रोपोर्शनड तरीके से डिलीवर करता है। यानी कि 1 मील, 2 मील, 3 मील, जिस बेसिस पे ऑर्डर आएगा या फिर जिस बेसिस पे इन्होंने आपस में डिसाइड किया होता है उसके बेसिस पे ही सप्लायर इन फूड प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है। एमसी मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स के साथ बहुत क्लोजली काम करता है ताकि कोई भी पैकेजिंग मिनिमाइजेशन ही रहे। जहां पॉसिबल हो सके रिसाइक्लेबल आइटम्स ही यूज करें, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग ही यूज करें,
जब वो एमसी को सप्लायर कोई भी चीज डिलीवर करे। तो पैकेजिंग ऐसी यूज ना हो जो बायोडिग्रेडेबल ना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर कोई और मटेरियल ऐसा हो गया जिसको सालों लग जाते हैं डिग्रेड होने में, बायोडिग्रेड होने में। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए खुद ये कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ क्लोजली काम करती है। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग ही करवाते हैं ये प्रेफर करके भी। फिर आते हैं पैकेजिंग की तरफ। मील किट बॉक्स का एक इंपॉर्टेंट आइटम है पैकेजिंग। एमसी सारे मील किट बॉक्स पैकेजिंग को परचेज करता है एक सप्लायर से जो आइलैंड में ही बेस्ड है। 20 किलोमीटर दूर है इनकी मील किट प्रोडक्शन फैक्ट्री से। यानी जो पैकेजिंग का कंपोनेंट है जिनमें पैकेजिंग होगी, चाहे वो सिल्वर फॉइल हो, चाहे वो कार्टन हो, चाहे वो इंसुलेटेड बॉक्स हो, वॉट एवर इट इज, दैट पैकेजिंग component is purchased from a separate supplier. That means it is outsourced. आउटसोर्स्ड पैकेजिंग, ये तो क्लियर कट है। अच्छा, दूसरा अपने को यहाँ ये क्लैरिटी मिल गई कि वेयर हाउसेज इनके खुद के हैं, एमसी के खुद के वेयर हाउसेज हैं। ठीक है, वेयर हाउसेज खुद के ही थे ना, इधर क्लैरिटी अपने पास थी, अंडरलाइन कर देती हूँ। फ्रेश फूड स्टोरेज एरिया ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे जो दिक्कत लग रही थी, दैट दिक्कत इज नॉट देयर। पैकेजिंग पे आते हैं, तो पैकेजिंग आउटसोर्स्ड है। 20 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है सप्लायर की जो पैकेजिंग हमें सप्लाई करता है, यानी कि एमसी को सप्लाई करता है। सप्लायर टू की कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग ही सप्लाईज, जिससे एक मील किट बॉक्स बनता है। एक होता है उसमें चिल बॉक्स, दूसरा होता है आउटर बॉक्स। जैसे भी हमने एक देखा था जिसमें अंदर इंसुलेटेड आइटम लगा हुआ था। चिल बॉक्स 100% रिसाइक्लेबल कार्डबोर्ड का होता है। उसकी डिजाइनिंग ऐसे की जाती है कि वो चिल्ड इंग्रेडिएंट्स को सेफ रख सके। इसमें एक आइस पैक होता है, चिल बॉक्स के अंदर एक आइस पैक होता है जो फ्रोजन होता है और कस्टमर उसको रख सकता है, कैन बी केप्ट बाय द कस्टमर टू बी रीयूज्ड एट होम। यानी कि जो आइस पैक है उसको रीयूज किया जा सकता है। अब कितने कस्टमर्स रीयूज करते हैं ये डेटा पता बताएगा। दूसरा होता है एक आउटर बॉक्स जो स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और 100% कार्डबोर्ड का बना होता है। ये बॉक्सेस कई साइजेस में आते हैं, जिससे डिफरेंट पोर्शन ऑफ साइजेस का आइटम, जो भी आपका रेसिपी ऑर्डर करी गई है उसके आइटम्स को वो अकोमोडेट कर पाए। अगर 1 मील है तो उसका फिर डब्बा अलग बनेगा, उसका बॉक्स अलग बनेगा कार्डबोर्ड का, बड़ा साइज का होगा। अगर छोटा मील है, 1 मील है तो उसका छोटा बॉक्स होगा, 4 मील्स है तो उसका बड़ा बॉक्स बनेगा। ठीक है। अच्छा, देन बॉक्सेस आर सप्लाइड टू एमसी फ्लैट पैक्ड इन ऑर्डर टू optimize storage space and are only formed into a box shape when they are selected for use at the start of the meal kit production process. ये प्रोडक्शन सेक्शन अभी ये बताएंगे, पहले मैं आपको बताती हूँ ये जो फोल्ड की बात कर रहा है ना, फ्लैट पैक्ड, ये कैसा दिखता है। लेट मी जस्ट शो यू। कार्टन लिख देते, फ्लैट कार्ट। ये देखो ऐसे, ये इस तरह से फ्लैट करके भेजते हैं लाइक दिस। तो इससे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती है, और जब बाद में इसको बॉक्स बनाना होता है, इट इज मेड अ बॉक्स लाइक दिस। ठीक है, इससे ये बॉक्स बाद में बन जाता है लाइक दिस। तो आप ये देखोगे इवन डोमिनोज में भी, इफ यू गो एंड बाय अ पिज्जा, वहां पे भी यू विल नोटिस दिस कि वो इसी तरह के पिज्जा बॉक्सेस उनके फ्लैट होते हैं। इससे ना स्टोरेज स्पेस कम ऑक्यूपाई होती है। जब वो डिलीवर कर रहे होते हैं कोई पिज्जा उसमें, तब जाके वो इसको असेंबल करके एक बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर पिज्जा बना के डाल के एंड देन दे डिलीवर इट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन बैक टू दी पॉइंट। तो आउटर बॉक्स और चिल बॉक्स दोनों का इन्होंने बता दिया। आउटर बॉक्स में इन्होंने बताया कि फ्लैट पैक्ड ये देते हैं ताकि स्टोरेज स्पेस ऑप्टिमाइज हो सके, और बॉक्स शेप में इसको तभी बनाया जाता है जब उसको मील के प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर भेज दिया जाता है कि भाई मील प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट होने के लिए उसी डब्बे के अंदर ही डालोगे ना सारे इंग्रेडिएंट्स, तब इसको बॉक्स वो बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। हम्म नाउ MC works closely in partnership with its packaging supplier to design and develop the latest and most
एनवायरमेंटली फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशंस, तो ठीक है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपनी तो लग रही है। वायलेशंस एग्जिबिट से पता चलेंगे, कुछ होंगे तो। नेक्स्ट, मील किट बॉक्स प्रोडक्शन। MC operates from one large production factory located in Central Island where all meal kit box production takes place. यानी कि MC एक ऐसी फैक्ट्री से ऑपरेट करती है जहां पे सारे मील किट बॉक्स प्रोडक्शन होता है। अच्छा, मतलब मील किट जहां से प्रिपेयर होता है। इस फैसिलिटी में 4 सेपरेट प्रोडक्शन लाइंस हैं जो 16 आवर्स पर डे काम करती हैं, 7 डेज अ वीक। वाओ। अच्छा, एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत में क्या होता है? द प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस अ लेबल फॉर ईच मील किट बॉक्स विच कंटेन्स अ यूनिक बारकोड। यानी अब सिस्टम समझना क्या हो रहा है। मील किट बॉक्स ये है, इसके ऊपर एक यूनिक बारकोड बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन लाइन में सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक लेबल बनाता है, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे एक लेबल बनेगा जिसपे बारकोड बना होगा। ठीक है, यूनिक बारकोड होगा ये। रोबोट इस बारकोड को रीड करेगा, फिर करेक्ट साइज को सेलेक्ट करेगा आउटर बॉक्स के, और फिर उसको बॉक्स शेप में बना देगा। यानी ये काम मैनुअली नहीं होता है बॉक्स बनाने वाला, ये रोबोट्स करते हैं। और रोबोट इसको कैसे चूज करेगा? बारकोड को रीड करके। यानी आउटर बॉक्स कितना बड़ा चाहिए, रोबोट उस बारकोड को रीड करके आइडेंटिफाई करेगा कि उसको बड़ा बॉक्स चाहिए या छोटा वाला बॉक्स चाहिए, और फिर उसको बॉक्स शेप में बना देगा। सेकंड रोबोट क्या करता है? एम्प्टी चिल बॉक्स आउटर बॉक्स के अंदर डालेगा। This then moves through several stages of production line where the different ingredients are added to the meal kit box. यानी पहला रोबोट, उसके बाद में दूसरा रोबोट। पहला रोबोट तो चूज करेगा कौन सा बॉक्स आएगा कंसीडरिंग द बार कोड, उससे वो बॉक्स बना देगा। इस बॉक्स के अंदर दूसरा रोबोट क्या डालता है? वो डालता है एक चिल बॉक्स। उसके बाद में ये जो बॉक्स है ये आगे मूव करता रहता है पूरी प्रोडक्शन लाइन में। ये इस तरह से कोई रेलिंग से लगती होगी, एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे एयरपोर्ट पे अटैचियां आती है ना, उस तरह से एक रेल होगी, उसके ऊपर चलता होता होगा ये बॉक्स, और उसमें से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर एक के बाद एक डाले जाते होंगे। हर स्टेज पे बारकोड को स्कैन किया जाता है बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर who selects the correct recipe items and places them in the meal kit box in the correct order। यानी हर लेवल पे अब ह्यूमन ऑपरेटर आ गया। तो यार ये क्यों नहीं करा रहे रोबोट से? अच्छा, उठा के डालना होता होगा, उसमें प्लेसिंग करनी होती होगी। तो करेक्ट रेसिपी आइटम्स को वो पिक करेगा, मील किट बॉक्स में प्लेस करेगा करेक्ट ऑर्डर में, मतलब कौन सी चीज ऊपर आएगी कौन सी चीज नीचे आएगी, ये भी इस बात का ध्यान रखते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन होगी जब फाइनल क्वालिटी चेक होगा। ये भी एक ह्यूमन ऑपरेटिव ही चेक करता है। ये इंश्योर करता है कि करेक्ट इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली पैक हो गए हैं, यानी कि सही इंग्रेडिएंट्स चले गए, इंग्रेडिएंट्स गलत नहीं है, सारे के सारे चले गए, और दूसरा पैकेजिंग भी प्रॉपरली हो गई। फिर इनर चिल बॉक्स को क्लोज कर दिया जाता है और आउटर बॉक्स को सील कर दिया जाता है, और ये काम करता है एक ह्यूमन ऑपरेटिव। Time taken from the start of the meal kit production to dispatch the customer is normally no longer than 3 hours। 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाता है। मील किट प्रोडक्शन का स्टार्ट होना, यानी रोबोट नंबर 1 से काम चालू होना, और वहां से कस्टमर को डिस्पैच हो जाना, ये 3 घंटे का काम होता है। उससे ज्यादा कभी नहीं लगते, उससे कम भले ही लगे हो, बट नो लॉन्गर देन 3 आवर्स। इसके बाद में आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पे। Delivery of the completed meal kit boxes to customers is carried by a third party logistics supplier। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे अगर इसने कुछ गड़बड़ करी और सामान खराब हो गया, क्योंकि चिल बॉक्स तो चलो, चिल बॉक्स में तो आपने सामान डाल के रखा, लेकिन मिस हैंडलिंग की वजह से अगर कोई भी इंग्रेडिएंट खराब हो जाता है तो दिक्कत आ जाएगी। अब ये क्या खराब हो सकता है? डेयरी प्रोडक्ट जा रहा था, लेट्स सपोज डेयरी प्रोडक्ट का पैकेट फट गया बिकॉज आपका जो पूरा का पूरा पैकेजिंग थी वही खराब हो गई, वो गीली हो गई या वो फट गई, तो इंग्रेडिएंट्स बेकार हो जाएंगे। तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सप्लायर है गो फ्लो, जो बेस्ड इन आइलैंड है। गो फ्लो के व्हीकल्स दे आर ऑल इक्विप्ड विद द लेटेस्ट रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, इसमें है, ठीक है, रेफ्रिजरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एमसी बहुत क्लोज पार्टनरशिप में काम करती है गो फ्लो के साथ, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी रूट प्लानिंग होगी वो ऑप्टिमाइज्ड होगी। यानी जब वो फैक्ट्री से पिकअप करके कस्टमर तक लेके जाएंगे, तो जो रूट फॉलो करेगी ये कंपनी,
जब लॉजिस्टिक्स बटेंगे, कस्टमर्स तक बॉक्सेस जाएंगे, इनकी रूट प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे CO2 एमिशंस मिनिमाइज होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में एटलीस्ट CO2 एमिशंस कम हो जाएंगे। और जो भी डिलीवरीज होंगी वो शेड्यूल पे होंगी, ताकि मील किट के कंटेंट्स फ्रेश रहें। कहीं ऐसा ना हो कि मील किट के कंटेंट्स वहां तक कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ही खराब हो जाएं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ये लोग करते हैं। अब ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं ये अपने को नहीं पता, इट इज थ्रू एनी सिस्टम या फिर ये कैसे करते हैं। सो हियर जस्ट ऐड ऑन कि नीड टू चेक कि ये जो ये कैसे करते हैं, क्लोज पार्टनरशिप से जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे IT सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड जो इसको ट्रैक कर सके कि कितने टाइम में जा रहा है सामान कस्टमर तक, ताकि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम MC लेटेस्ट रिस्क रिपोर्ट। ओहो, रिस्क आ गया। तो रिस्क रजिस्टर, रिस्क असेसमेंट, प्लीज डू रिवाइज दैट। क्या हो रहा है? कंपटीशन से डीलिंग हो रही है। इन्होंने क्या बोला, MC ने खुद का अपना एक रिस्क असेसमेंट किया, उसमें सबसे पहला इन्होंने बोला दैट कंपटीशन इज द बिगेस्ट रिस्क व्हिच वी आर सफरिंग फ्रॉम। Number one, we operate in a highly competitive environment where customers have many choices of what, how, and where they eat. यानी कि अभी ये कंपटीशन से जूझ रहे हैं। So until and unless innovation and differentiation is taken up by them, इनके लिए चीजें आसान नहीं होंगी। इनके कंपटीशन में डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स फ्रेशी तो है ही है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जिसमें ग्रोसरी स्टोर्स आते हैं, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ये जो ऑफलाइन वाले हैं जो खुद सुपरमार्केट्स में अपनी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, दे आर देयर कॉम्पिटिटर्स। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, फूड डिलीवरी बिजनेसेस हैं जो रेस्टोरेंट से लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि ये जो मील का डब्बा बनाना बनाना उसको खुद कुक करना, इसकी भी जरूरत नहीं है। आप फूड डिलीवरी बिजनेस से जो भी खाना है, क्लाउड किचन्स में जो खाना है वो घर तक वैसे ही लोग पका पकाया सब कुछ मंगवा रहे हैं। तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस एंड कंपटीशन जो अपन अभी तक देख भी रहे थे। दूसरा, अब रेगुलेटरी और लीगल चैलेंजेस भी इनको आ रहे हैं, जहां पे ये बिजनेस फ्रेश फूड बिजनेस, फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है ऑनलाइन डायरेक्टली टू कस्टमर्स, मींस दे आर सब्जेक्ट टू सेवरल लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसमें हाइजीन, फूड सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन का लॉ इनके ऊपर लगता है। ये फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स का मतलब डेयरी हो गई, चीज हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, इवन वेजीज हो गए। आप डायरेक्टली जब कस्टमर्स को ये बेच रहे हो तो आपको हाइजीन रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना है। फूड सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए उसमें। हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड चीजें और डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि आपकी ऐप पे लोग आके सब्सक्राइबर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं डेटा आपके पास उनका है, उनका पर्सनल डेटा रख रहे थे ना आप, तो डेटा प्रोटेक्शन के लॉज भी अब आपके ऊपर लग जाते हैं। मील किट्स को पास्ट में भी फूड पॉइजनिंग से रिलेट किया गया था, लोग बीमार हुए थे उससे रिलेट किया गया था बीमारी को, और रिकॉल भी करना पड़ा था कई बार कई आइटम्स को अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। रिकॉल करने का मतलब होता है वापस एक पर्टिकुलर किट को विड्रॉ करना पड़ा। मतलब एक पर्टिकुलर मील किट में लेट्स सपोज एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो 2 घंटे के अंदर अंदर ही खराब हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल रायता, पाइनएप्पल बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ऐसे ही पपाया शेक, इट रिएक्ट्स विद मिल्क वेरी क्विकली। तो अगर आपके, अब ये तो चलो ये तो बनी बनाई चीज है, लेकिन लेट्स सपोज ऐसा ही कोई आइटम है जो बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाता है बिना, अगर आपने उसको बहुत जल्दी से यूज नहीं किया तो ये खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस में इनको कोई कंप्लेंट्स रही होंगी, लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई होंगी कि भाई ये बहुत जल्दी खराब हो गया, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रेसिपी या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ रेसिपी इनको रिकॉल भी करनी पड़ी है दूसरे प्लेयर्स को इन दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी वर्ल्ड। ठीक है, तो मील किट्स को जनरल वे में फूड पॉइजनिंग और इलनेस से कनेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कुछ प्रोडक्ट्स इनको रिकॉल भी करने पड़े। या ये बोल लो कि बहुत ज्यादा लोगों को पीछे हटना पड़ा इन बिजनेस ओनर्स को एक मील किट से रिलेटेड। रिगरस एक्सटर्नल चेक्स होते हैं इनके ऊपर अफसा की तरफ से, हर 6 महीने में होते हैं ये, और इनका लाइसेंस टू ऑपरेट डिपेंड्स अपॉन दिस सर्टिफिकेशन। यानी हर 6 महीने में दे आर बीइंग टेस्टेड फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड विच दे आर गिविंग टू देयर कस्टमर्स। इसके बेसिस पे ही इनका सर्टिफिकेशन आगे होगा, रिन्यू होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं।
अब कस्टमर अट्रैक्शन और रिटेंशन इज देयर अनदर चैलेंज, अनदर प्रॉब्लम, अनदर रिस्क विच दे फेस। इनकी ग्रोथ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने पे डिपेंड करेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव फूड चॉइसेस कस्टमर्स के पास बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से ये चैलेंज और बढ़ता है। कस्टमर का रिटेंशन, ये तो पूरी इंडस्ट्री वाइड ही चैलेंज है। कस्टमर्स या तो इंटरेस्ट लूज कर देते हैं या फिर कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते हैं उनके प्रमोशनल ऑफर्स के और इंसेंटिव्स की वजह से। तो आप दो इंसेंटिव यार, दैट इज द सॉल्यूशन व्हिच यू कैन टेल देम। उसके अलावा अपनी क्वालिटी को इस तरह से ब्रांड करो, अपनी क्वालिटी को इस हद तक मेंटेन करो कि कोई भी स्मॉल प्रमोशन कस्टमर के माइंड में आपकी हेल्थ परसेप्शन को बदल ना पाए। जो आप हेल्थ क्वालिटी आप देते हैं, वो कोई भी डिस्काउंट कस्टमर के परसेप्शन को हिला ना पाए। वैसे ये प्रैक्टिकली अगर देखो तो कस्टमर पहुंचता ही है वहां पे जहां पे डिस्काउंट्स उसको मिलते हैं। तो समवेयर आपको डिस्काउंट तो क्लब करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में भी। फोर्थ फोर्थ रिस्क है डेटा के साथ, इंफॉर्मेशन रिलेटेड। पर्सनल डेटा रखते हो आप अपने सब्सक्रिप्शन कस्टमर्स का, उनके सप्लायर्स का भी तो डेटा आपके पास है। मतलब उनके सप्लायर मतलब एमसी, एमसी का जो सप्लायर है उसका डेटा भी तो आपके पास है, और ये डेटा है वल्नरेबल टू सिक्योरिटी। क्यों? कस्टमर का डेटा कोई क्यों चुराएगा? कोई कॉम्पिटिटर है, उसको इस कस्टमर को डायरेक्ट मेल करनी है कि हमारी ये ऑप्शन, ये हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। यानी ये कस्टमर का डेटा उस कॉम्पिटिटर के लिए बहुत रेलेवेंट है। सप्लायर का डेटा क्यों चाहिए होगा किसी को? लेट्स सपोज एक टॉप मोस्ट बिजनेस तो फ्रेश ही है, दूसरा आपका बिजनेस है। आपका एक सप्लायर है जिसकी वजह से क्वालिटी आपके मील किट की बहुत बढ़िया आती है। one can try to find out the type of business or type of product which this supplier is offering। ये डेटा चुरा के उसको पता चल सकता है कि यार ये सप्लायर ऐसा क्या दे रहा है जिससे क्वालिटी इतनी बढ़िया हो गई है एमसी की। यानी कि सप्लायर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी क्रिटिकल हो जाएगी किसी कॉम्पिटिटर के लिए। तो सिर्फ कस्टमर का डेटा ही नहीं, सप्लायर का डेटा भी आप होल्ड कर रहे हो, एमसी होल्ड कर रहा है, जो डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस के लिए बहुत वल्नरेबल है। बहुत कोशिश की जाती होगी इस डेटा को चुराए जाने की। अब as the technique used to obtain unauthorized access or sabotage systems change frequently, we may be unable to anticipate or prevent such attacks। यानी कि आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए नए नए तरीके लोग डेवलप करते रहते हैं। तो आप अपने सिस्टम्स तो घड़ी घड़ी नहीं चेंज कर सकते। आप प्रिवेंट भी नहीं कर पाओगे, आप एंटिसिपेट भी नहीं कर पाओगे जब इस तरह का कोई अटैक होगा जहां पे आपके सप्लायर्स और आपके कस्टमर्स का डेटा चुरा लिया जाएगा। लेकिन फिर भी यार बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। वहां पे आप इसमें डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ सलाह दे सकते हैं। फायरवॉल्स लगाना, उसके अलावा अपने सिस्टम्स में 3 वे वो करना, वेरिफिकेशन करना, उसके अलावा बैकअप रखना। तो कई चीजों का तो सलाह आप इसमें दोगे। नेक्स्ट अपने पास आता है वेबसाइट एक्सट्रैक्ट, जिसमें 3 चीजें आपको यहां दी गई हैं। एक इनका मिशन, देन इनका विजन एंड देन वैल्यूज। ध्यान रखना, मिशन और विजन ये केपीआई से लिंक होते हैं। एक कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है अपने मिशन के टुवर्ड्स, अपने विजन को अचीव करने के लिए, क्या वो अपनी वैल्यूज के बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। यानी कि मिशन, विजन और वैल्यूज के ऊपर आपको पक्का डेटा मिलेगा, जहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो उनके मिशन को या विजन को पूरी होने में रुकावट डालेगी। लेट्स सपोज, अब चलो यही देख लेते हैं। टू मेक हेल्दी होम कुकिंग सिंपल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल टू एवरीवन, व्हाटएवर देयर लेवल ऑफ कुकिंग स्किल्स। जिसको कुकिंग नहीं आती वो भी कुकिंग कर पाए। घर का सिंपल खाना अफोर्डेबल रेट पे मिल जाए, हर किसी को एक्सेसिबल हो। अब लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जिबिट आता है, वहां पे वो एक रेसिपी की बात करता है कि ये रेसिपी बहुत ही, एक इंटरव्यू आता है कस्टमर से और कस्टमर कहता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी थी। यानी उसकी कुकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं थी। तो आपका जो मिशन था कि हम वट एवर द लेवल ऑफ कुकिंग स्किल वाले बंदे के लिए भी इजी बनाएंगे कुकिंग को, वो आपका मिशन अचीव नहीं हो रहा है। बिकॉज वन ऑफ द किट्स या वन ऑफ द रेसिपीज जो बहुत पॉपुलर रेसिपी हो सकती है, उसका जो कुकिंग का आपने स्टेप्स बोले हैं, दे आर नॉट वेरी इजी फॉर समवन हु डजंट नो कुकिंग। तो देखना, लुक फॉर दीज सिग्नल्स इन दी एग्जिबिट। अफोर्डेबल की बात होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी प्राइसिंग साल दर साल बढ़ रही है तो अफोर्डेबिलिटी की बात खत्म हो जाती है। फिर इनका मिशन अफोर्डेबल बनाने का मील किट को वो नहीं अचीव हो रहा है। एक्सेसिबल टू एवरीवन, क्या ये हर जगह है? अगर ये हर सिटी में नहीं है,
अगर एक सिटी की एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में इनकी डिलीवरी नहीं होती है तो एक्सेसिबल टू एवरीवन नहीं हो रहा है फिर ये। हालांकि ये एक्सेसिबल परचेज और लोकेशन दोनों की तरफ से हो सकते हैं। मतलब कि एक्सेसिबल टू एवरीवन का मतलब अफोर्डेबल इतना हो कि सब लोग इसको एक्सेस कर पाए। कि दूसरा एक्सेस भी हो सकता है जो फिजिकल एक्सेस की बात होती है कि भाई हमारे एरिया में तो डिलीवरी होती ही नहीं है, तो ये फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो गई, नॉट मॉनेटरी एक्सेसिबिलिटी। तो ये दोनों तरह से एक्सेसिबल हो सकता है, आपको एग्जिबिट में इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ कस्टमर सर्वे योर एनी न्यूज़पेपर आर्टिकल कमिंग, या फिर किसी भी फूड क्रिटिक ने कुछ लिखा हो इसके बारे में, या फिर किसी पे सोशल मीडिया पे बात चल रही हो कि भाई इनके फूड आइटम्स बहुत महंगे हो रहे हैं, जबकि आपको एक दूसरा कॉम्पिटिटर या फिर फ्रेशी बहुत सस्ते में बेटर रेसिपी दे रहा है। तो ये सोशल मीडिया इंटरेक्शन भी आपके सामने आ सकता है। तो उस पे ध्यान रखना, इनका मिशन बीट होता है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। अब इनका विजन क्या है? इनका विजन है हेल्दी और सस्टेनेबल फूड चॉइसेस को प्रमोट करना, ताकि इनके कस्टमर्स और इनकी कम्युनिटीज हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी वर्ल्ड में जिए। तो कहने का मतलब है कि भाई हेल्थ को ज्यादा ये लोग प्रमोट करते हैं। इनका विजन ये है कि आने वाले 4-5 साल में लोग हेल्दी चॉइसेस को लेने लग जाएंगे। सो दिस विजन इज सीम टू बी फाइन, बट हाँ यहाँ दिक्कत हो जाएगी जहाँ कोई अनहेल्दी आइटम इनके किसी मील बॉक्स में आ जाएगा। तो वहां पे लुक फॉर द सिग्नल्स इन द एग्जिबिट्स। अब इनकी वैल्यूज क्या है? दे आर कमिटेड टू प्रोमोटिंग हेल्दी एंड कन्वीनियंट फूड चॉइसेस। दूसरा, आइलैंड के फूड प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना। ग्रोइंग एंड मेकिंग हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स में अपनी रेसिपीज के लिए ये प्रोड्यूसर्स को भी सपोर्ट करते हैं कि प्रोड्यूसर्स इंग्रेडिएंट्स को उगाएं भी और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स सप्लाई कर पाए ये इनकी रेसिपीज के लिए। एक पॉजिटिव एनवायरमेंटल डिसीजन बनाना, इनकी पूरी वैल्यू चेन से एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिसीजंस आए। सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना ताकि सब स्टेक होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट अचीव किया जा सके इनके ईएसजी फोकस के थ्रू। सो ईएसजी सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे रेफर हो रही है जो इनकी वैल्यूज में भी है। तो देखना CO2 एमिशन के ऊपर कोई डेटा तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर बिजनेस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वैसे भी इन पे ज्यादा आएगी बिकॉज दे आर अ लिस्टेड कंपनी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनकी बहुत अच्छी चलनी चाहिए। लुक फॉर द सिग्नल्स वेयर लीडरशिप में बी एक्टिंग अनएथिकली। उसके बाद में ensuring every member of MC upholds the highest ethical standards based on honesty, respect and accountability। तीनों चीजों को ही देखना, क्या इनके जो मेंबर हैं, MC मेंबर्स हैं, वो एथिकली काम कर रहे हैं? क्या वो ऑनेस्ट दिख रहे हैं? क्या वो रेस्पेक्ट देते हैं? क्या वो अकाउंटेबल हैं अपने एक्शंस के लिए? यानी कि इन अगर कुछ भी गलती होती है, लेट्स सपोज किसी भी मील बॉक्स में गलती होती है, क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? क्या वो अकाउंटेबिलिटी शो करेंगे कि हाँ यार ये हमारी गलती से हुआ एंड वी विल करेक्ट इट? तो मिशन, विजन और वैल्यूज को ध्यान रखना, केपीआई से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं की परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन पे। रेवेन्यू आपको दिया हुआ है इनका 2020 से 2024 तक अच्छा बढ़ रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे आके स्पीड रुकी है। रेवेन्यू ग्रोथ देखो ये आ गई ना बात, 2020 से 2024 तक जहां पे सडनली रेवेन्यू ग्रोथ 45% पे गई थी, वहां से डाउन होके 32 पे आई, फिर 31 पे आई, फिर 20 पे आई, फिर 18 पे आई। यानी कि 22 से 23 पे बहुत स्टीप नीचे आ गई है रेवेन्यू की ग्रोथ। अब ग्रोथ हो नहीं रही। ये अब आप बोलोगे कि मैम ये और ये उल्टे क्यों हो रहे हैं? देखो ये दो अलग चीजें हैं। ये रेवेन्यू है अमाउंट में और ये रेवेन्यू है ग्रोथ में। कैसे ग्रोथ लें अपन? यहाँ पे लेट सपोज इनका ये था 90 मिलियन का, लेट सपोज 90 मिलियन का इनका रेवेन्यू यहाँ था। यहाँ से नेक्स्ट ईयर ये होता है, लेट सपोज मैं इसको लेती हूँ, कितना ले लूँ, 130 मिलियन ले लूँ, 130 मिलियन ले लेते हैं। 130 मिलियन हुआ तो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। रेवेन्यू की परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कितनी आ रही है? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 40 डिवाइड बाय द बेस नंबर इनटू 100। ये इनका पहला ग्रोथ रेट है। एक बार कैलकुलेट करते हैं ये कितनी आ रही है। 40 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, सो दिस इज कमिंग टू 44.44। ये देखो 44.44 आ रही है, मैंने जो नंबर्स लिए हैं अंदाजे से ग्राफ देख के। अब अगर यहां से देखोगे ना,
ये आ रहा है, मैं इसको ले लेती हूँ 190 ले लेती हूँ, 190 मिलियन। लेट दिस बी 190 मिलियन एंड लेट दिस बी 230 मिलियन। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं इसको। तो ये तो रेवेन्यू तो इंक्रीज दिख रहा है, नो डाउट। परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं एक बार जरा। 190 से 230 आने में लगे आपको 40 मिलियन। बेस नंबर इज 190 इंटू 100 करते हैं। उफ, भयंकर डाउन है। 40 डिवाइड बाय 190 इंटू 100 गिव्स मी 21%, जो इनका अप्रॉक्सीमेट 18% आ रहा है, क्योंकि नंबर्स मैंने इसको देख के अंदाजे में देखे थे। लेकिन दिस इज द डिफरेंस। आप पहले ग्रो हो रहे थे 45% से, फिर आपकी ग्रोथ 32% हुई, फिर ग्रोथ 31% हुई, सडनली यहां गिरी है। तो 2000 के 2022 और 2023 में कुछ ऐसा हुआ है जिससे सडन बहुत ज्यादा नीचे आ गया ये, और उसके बाद में 2% नीचे आया है। तो आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज है दैट इज गोइंग डाउन। इसके रीजंस आपको एग्जिबिट में मिलेंगे एग्जाम में। अब रेवेन्यू पर मील पे आ जाओ। पर मील रेवेन्यू ये बढ़ ही रहा था। पर मील की ग्रोथ, अब पर मील का भी वही चक्कर हुआ कि एक मील का रेवेन्यू कितना आया करता था, उसकी ग्रोथ पहले 2.1% थी, फिर 2 हुई, फिर 2.3% हो गई, फिर 3.4 हो गई, फिर 3.2। सो दिस इज नॉट रियली बैड। पर मील का रेवेन्यू होता है एक मील से कितना रेवेन्यू आ रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो वो मील प्राइसेस हैं इनके पर मील 5.2, 5.4, 5.6, 5.8। ये इन्होंने रेवेन्यू पर मील निकाला है। क्या रेवेन्यू पर मील हमारे पास पहले कहीं था केपीआईज में? नहीं, रेवेन्यू पर मील तो नहीं था, टोटल रेवेन्यू था। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मील्स आप कर दो तो रेवेन्यू पर मील आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें टोटल मील्स डिलीवर्ड पे। सो टोटल मील डिलीवर्ड में मील तो बढ़ रहे हैं, करेक्ट, लेकिन देखो फिर वही जो ग्रोथ है इसकी वो नीचे जा रही है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मील्स भी जो नंबर है ना वो कम ही हो रहा है। यानी कि एग्जिबिट में हमें इसके कारण मिल सकते हैं, रीजंस मिल सकते हैं। एक्टिव कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग। याद है ना एक्टिव कस्टमर्स क्या थे, जो पिछले 3 महीने में एटलीस्ट एक ऑर्डर तो जिन्होंने किया हो, ये बढ़ रहे हैं। लेकिन ये यहाँ आके थोड़ी सी ग्रोथ ना रुकी है, वो ये हो रहा है। पहले 37% सडनली ग्रो हुए थे, फिर 24% पे नीचे आए, फिर 24 पे ही रहे, लेकिन सडनली फिर ये 2022 वाला साल है, यहाँ से नीचे गिरे हैं, 14% तक पहुंचे हैं, और फिर 14 से 13 पे हम। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ रही थी, यहाँ पे भी तकरीबन आसपास ही चल रही है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये वही डिस्कशन पे ही जा रहे हैं कि इनके कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो रही है। सो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, उसका रीजन इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ग्रोथ रुक रही है, वो आपको एग्जिबिट्स में दिया होगा। अब एनुअल ऑर्डर प्लेस्ड पर कस्टमर, पहले हर कस्टमर लेट सपोज 10.2 का एनुअल ऑर्डर कर देता था, उसके बाद में 11.2 का करने लगा, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो ये तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ का परसेंटेज देखो, वो ग्रोथ का परसेंटेज 2021 में बेटर हुआ, उसके बाद में नीचे ही गिरता चला गया और अब कांस्टेंट है। यानी हर कस्टमर हर साल का जो जितने भी लेट सपोज ऑर्डर करता है, एनुअल ऑर्डर प्लेस्ड पर कस्टमर, उसने कितने ऑर्डर्स प्लेस करे, ऑर्डर्स प्लेस्ड 10.8 ऑर्डर्स प्लेस कर देता था 2020 में। अब कितने प्लेस करता है? 12 प्लेस करता है। इसी की ग्रोथ रेट दे रखी है कि इनके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं एनुअली किसी भी कस्टमर के, वो कितने कितने हो रहे हैं, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ भी नीचे गिरी है। वो तो दिख ही रहा है हमें कि रेवेन्यू, रेवेन्यू का अमाउंट, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये तो ग्राफ नीचे जा ही रहा है। कस्टमर ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर स्टैटिस्टिक्स में यूज करोगे तो बेटर है जब आप ये बोलोगे कि रेवेन्यू की ग्रोथ डाउन हुई है फ्रॉम 45% स्टार्टिंग इन 2020 टू 18% इन 2024। अब इन स्टैटिस्टिक्स को यूज करके आप एग्जामिनर को ये बताते हो दैट यू हैव सीन दिस एग्जिबिट आल्सो एंड देन कनेक्टेड विद द रीजन व्हिच आर गिवन इन द एग्जिबिट्स। ठीक है, सो मोटा मोटा यहाँ पे ये देखना, रिस्क रजिस्टर हो गया, आउटसोर्सिंग किस चीज की होनी चाहिए, कौन सी चीज इनको खुद रखनी चाहिए, हरमन्स मैट्रिक्स काम आ सकता है इसमें। उसके अलावा स्ट्रैटेजी हो गई, वैल्यू चेन देखना, ईएसजी, सस्टेनेबिलिटी इज देयर, देन योर गवर्नेंस इज देयर, ये कुछ चीजें हैं, इनको रिविजिट करना। That's all for the pre-scene. Hope you would understand the complete case. Nothing specific to be seen. जो exhibits आएंगे, they are always a surprise. So don't try to predict the paper. It's just that कि
हर पैराग्राफ से क्या मुश्किल किसी भी कंपनी के लिए हो सकती है, दैट वी आर डिस्कसिंग, तो वही पेपर बन के आता है कि भाई कंपनी के लिए ये मुश्किल हो सकती है, बट कंपनी के लिए मुश्किल कुछ नई भी निकाल सकता है एग्जामिनर। सो डोंट ट्राई टू आइडेंटिफाई द पेपर, बट हाँ, कुछ सिग्नल्स जो आपको पकड़ में आ रहे हैं कि कंपनी इस परेशानी से हो सकता है निकल रही हो, गुजर रही हो, उसको ज़रूर जस्ट डू विजिट दोज मॉडल्स एंड दोज कॉन्सेप्ट्स। दैट्स ऑल फॉर द प्री सीन। थैंक यू सो मच, डू स्टडी फॉर इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।